हे एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग ट्यूटोरियल जहाँ पे हम डॉकर को सीखेंगे फ्रॉम जीरो। तो इस ट्यूटोरियल में हम सारी चीज़ें सीखेंगे जैसे कि वॉल्यूम क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होते हैं एंड लास्ट में हम एक मर्न बेस्ड प्रोजेक्ट भी डॉकर पर होस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल, ये डॉकर है क्या? वेलकम टू एपिसोड 1। ओके, तो इसका इंट्रो सुनते हैं पहले। आज हम एक नया सफर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डॉकर। अब तुमने ये नाम सुना होगा हर जॉब लिस्टिंग में, हर डेवऑप्स कन्वर्सेशन में। आज हम एकदम शुरू से समझेंगे कि डॉक्टर क्या है, क्यों बनाया गया और वो कौन सी प्रॉब्लम है जो डॉक्टर सॉल्व करता है, जो प्रॉब्लम इससे पहले डेवलपर को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम नंबर 1। ये मेरे कंप्यूटर पर तो चल रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब इसको एक स्टोरी के हिसाब से समझाता हूँ मैं आपको। सोचो, तुमने अपने मम्मी के हाथ का खाना खाया, ठीक है, और वो बहुत टेस्टी लगा तुम्हें। अब तुम अपने दोस्तों को बोलोगे यार ये रेसिपी ट्राई करो, बहुत अच्छी है। दोस्त अपनी मम्मी को रेसिपी बताता है, लेकिन जब दोस्त के घर पे वो खाना बनता है तो टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। लेकिन ऐसा क्यों? रेसिपी तो सेम है, क्योंकि दोस्त के घर का स्टोव अलग है, बर्तन अलग है एंड मसालों का ब्रांड वो भी अलग है, पानी वो भी अलग है, बट रेसिपी वो सेम है। लेकिन एनवायरमेंट अलग होने से रिजल्ट अलग बन गया, बिल्कुल। ओके, तो ये एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फेस करते हैं रेगुलरली, जिसे इंडस्ट्री में बोलते हैं बट इट वर्क्स ऑन माई मशीन। मेरे कंप्यूटर पर तो चल रहा था। सोचो सोचो, तुमने अपने लैपटॉप पे एक ऐप बनाया। तुम्हारे लैपटॉप में नोड.जेएस का वर्जन 18 है, एक स्पेसिफिक डेटा इंस्टॉल्ड है, कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स है, ऐप परफेक्टली चल रहा है। अब तुमने ये कोड अपने दोस्त को भेजा, या फिर कंपनी के सर्वर पे डाला और वहां पे वो क्रैश हो गया। क्यों हुआ? भाई ऐप तो तुम्हारा सही चल रहा था, तो फिर क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि उस दूसरी मशीन में नोड.जेएस का वर्जन अलग है, या फिर कोई जरूरी सॉफ्टवेयर मिसिंग है, या फिर कुछ सेटिंग्स है वो डिफरेंट है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो क्या है? वो पॉइंट ये है कि ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन थी कि डेवलपर ने एक पूरा नाम दे दिया था इसको। इसका नाम है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, सॉरी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। मतलब कोड तो सही है, लेकिन जिस इन्वायरमेंट, जैसे कि कंप्यूटर का पूरा सेटअप, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, वर्जन सेटिंग्स वगैरह वगैरह, ये सब में वो चल रहा है, वो हर जगह अलग होती है, राइट। तो ये थी एक प्रॉब्लम। फिर आती है दूसरी प्रॉब्लम। पुराना सॉल्यूशन था इसका एक वर्चुअल मशीन। लोग क्या करते थे, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले डेवलपर्स वर्चुअल मशीन्स वीएम यूज करते थे। चलो पहले समझते हैं कि वीएम क्या होता है। एक स्टोरी सुनाता हूँ, घर के अंदर नया घर बनाना। सोचो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर है। ये है तुम्हारा कंप्यूटर, ठीक है, जिसे तुम होस्ट बोलोगे, राइट। अब इस घर के अंदर तुम एक पूरा दूसरा घर बनाते हो। अपनी खुद की दीवारें, अपनी खुद की बिजली, अपना खुद का पानी कनेक्शन, सब कुछ अलग से। ये दूसरा घर पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। उसमें अपना खुद का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि पूरा नया कंप्यूटर हो। यही है वर्चुअल मशीन। क्या है वर्चुअल मशीन? आई होप आपको समझ में आ गई कि वर्चुअल मशीन क्या है। ये तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर एक पूरा नया इंडिपेंडेंट कंप्यूटर बना देता है, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना देता है, अपनी खुद की मेमोरी, अपना सब कुछ। इससे तुम गारंटी दे सकते हो कि चाहे मैं इस ऐप को कहीं भी चलाऊं, वीएम के अंदर का एनवायरनमेंट हमेशा सेम रहेगा। ओके, अब लेकिन वीएम की ना एक प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? देखो, इसमें एक बड़ी दिक्कत ये थी कि एक पूरा नया घर बनाना मतलब पूरी नई दीवारी, पूरी नई बिजली, पूरा कनेक्शन, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं इसमें, ठीक है ना। ये बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा स्टोरेज लगता है एंड बहुत ज्यादा मेमोरी मतलब कि रैम लगती है। और स्टार्ट होने में भी इसको टाइम लगता है, जैसे पूरा नया घर बनाने में टाइम लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही सेम वैसे ही काम करता था। अगर तुमने एक छोटा ऐप चलाना है अगर आपको एक छोटा ऐप चलाना है, लेकिन उसके लिए एक पूरा नया कंप्यूटर बनाना पड़े, ये ओवरकिल है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं उसमें। अब इसका एक सॉल्यूशन आया। क्या सॉल्यूशन आया? डॉकर। डॉकर कैसे? कंटेनर्स। अच्छा, इसको समझाता हूँ मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को। अब एक नया तरीका सोचो। इसमें तुम पूरा नया घर नहीं बनाते। इसमें क्या करते हो? तुम अपने घर के अंदर एक अलग कमरा बनाते हो, राइट। अब हर कमरा अपना खुद का सामान रखता है, अपना बेड, अपना टेबल, अपना कपड़ा, सब कुछ। लेकिन बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, घर की बुनियादी स्ट्रक्चर, ये सब शेयर्ड होती हैं, पूरे घर का कॉमन होता है। ओके, ये तो काफी इजी लग रहा है सुनने में। हाँ, बहुत इजी है। अभी और सुनो। हर कमरा अपने आप में इंडिपेंडेंट फील होता है। कोई एक कमरा दूसरे कमरे के सामान को टच नहीं करता। लेकिन घर की बुनियादी चीजें, जैसे कि फाउंडेशन, बिजली, पानी वगैरह,
ये सब शेयर होती रहती है। इसलिए नया कमरा बनाना बहुत ज्यादा आसान और फास्ट और हल्का होता है। पूरा नए घर बनाने के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा आपको आसान पड़ता है। यही है डॉकर कंटेनर। कंटेनर अपने अंदर अपना खुद का ही एक ऐप बना लेता है, अपनी खुद की एक लाइब्रेरीज बना लेता है, अपनी खुद की सेटिंग रखता है, बिल्कुल आइसोलेटेड, दूसरे कंटेनर से अलग। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर हिस्सा अपने होस्ट कंप्यूटर से ही शेयर करता रहता है। इसलिए ये वर्चुअल मशीन से बहुत हल्का और फास्ट होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि ये फर्क याद रखना, ये सबसे जरूरी है। वर्चुअल मशीन बनाना मतलब नया घर बनाने जैसा होता है, ठीक है ना। जबकि कंटेनर जबकि कंटेनर अपने घर के अंदर सिर्फ एक नया कमरा बनाने जैसा होता है। जो बुनियादी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर शेयर करता है जो बुनियादी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर शेयर करता है, इसलिए कंप्यूटर वीएम से काफी ज्यादा लाइट वेट होते हैं, ठीक है ना। वो फास्ट होते हैं, स्टार्ट होने में कम टाइम लगता है और कम रिसोर्सेज लेते हैं वो, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको वीएम वर्सेस कंटेनर का एक साइड बाय साइड का डिफरेंस दिखा देता हूँ। देखो, ये क्या है, वीएम, ओके। फिर ये क्या है, डॉकर कंटेनर, ठीक है। तो एक इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आप ना थोड़ा सा प्लीज, अरे यार थोड़ा सा ना बस एडजस्ट कर लेना। ओके, गुड। देखो हम बनाते क्या है, ये बनाता क्या है, वर्चुअल मशीन क्या बनाता है और डॉकर कंटेनर क्या बनाता है। तो वर्चुअल मशीन बनाता है पूरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। और वहीं पे ही डॉकर क्या बनाता है, सिर्फ ऐप और उसकी जरूरत चीजें जैसे कि ओएस। और वहां पे ना ओएस जो कोर सिस्टम है वो होता है शेयर, राइट। इतना चीज समझ में आ गई। फिर आता है एक साइज का डिफरेंस। देखो वर्चुअल मशीन में साइज मतलब बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ही ज्यादा साइज लगता है इसका, ठीक है ना। बट ऑन द अदर हैंड कंटेनर में बहुत छोटा डेटा लगता है, मतलब एमबीज में डेटा लगता है। फिर वर्चुअल मशीन का स्टार्ट होने का टाइम, इसमें भाई मिनट लग जाते हैं, मतलब मिनट्स, ठीक है ना। जैसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हो ना, उतना टाइम इसमें लगता है। बट वहीं ये हमारा कंटेनर ये कुछ सेकंड में ही स्टार्ट हो जाता है। फिर रिसोर्सेज की बात करें तो हमारा वर्चुअल मशीन ज्यादा रिसोर्स लेता है। ऑन द अदर हैंड हमारा जो कंटेनर है वो कम रिसोर्स लेता है, क्योंकि भाई वो तो एक काइंड ऑफ एग्जांपल के तौर पे समझाऊं मैं आपको, एक कमरा छोटा ही तो हमने क्रिएट किया है एंड वो रिसोर्सेज सारे शेयर कर रहा है, तो भैया कम रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा वो खुद से। फिर आता है कितने एक साथ चला सकते हो। भाई देखो अभी हैवी होने के कारण ना हम इसको कम चला सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप एक या दो चला सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर में जी मतलब रैम बहुत अच्छी है तो आप 3 चला लोगे, दैट्स इट। बट ऑन द अदर हैंड इसमें आप मल्टीपल चला सकते हो, मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि भाई ये बहुत लाइट वेट होता है, राइट। तो इसका फायदा हमको मिलता है। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वर्चुअल मशीन बेकार है। वीएम का अपना एक यूज केस है, खासकर जब तुम्हें पूरी तरह से एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हो तब, राइट। लेकिन लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ अपना एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट चलाना है तो तुम डॉकर कंटेनर से ज्यादा प्रैक्टिकल, फास्ट और एफिशिएंट चॉइस कोई और है ही नहीं इस वक्त मार्केट में। फिर आता है अनदर ब्रेक, डॉकर एग्जैक्टली क्या सॉल्व करता है। भाई आपने बता तो दिया कि डॉकर देखो फास्ट है, रिलायबल है, लेकिन ये एक्चुअली सॉल्व क्या करता है, इसको रिकैप करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, चलो वापस अपनी टिफिन वाली कहानी पे आते हैं और देखते हैं कि डॉकर डॉकर इसे कैसे सॉल्व करता है। अगर तुम अपनी रेसिपी मतलब कोड, ओके, अगर तुम अपनी रेसिपी के साथ एग्जैक्ट वही स्टोव, वही बर्तन, वही मसाले, मतलब पूरा एनवायरनमेंट जैसे कि नोड जेएस का वर्जन, डेटाबेस सेटिंग्स वगैरह वगैरह, ये सब डब्बे में पैक करके अपने दोस्त को भेज दो। अब चाहे दोस्त कहीं भी खाना बनाए, एग्जैक्ट वही टेस्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पूरा सेटअप ही साथ में गया है, ठीक है ना। अब देखो यही डॉकर करता है, ये तुम्हारे ऐप के साथ साथ उसका पूरा एनवायरनमेंट जैसे कि कौन सा नोड वर्जन चाहिए, कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए, क्या सेटिंग्स है, एक कंटेनर के अंदर पैक कर देता है। अब ये कंटेनर तुम अपने लैपटॉप पे चलाओ, अपने दोस्त के लैपटॉप पे चलाओ, कंपनी के सर्वर पे चलाओ, या फिर अमेजोन क्लाउड के, गूगल के क्लाउड, कहीं भी चलाओ, हर जगह एग्जैक्ट वही बिहेवियर मिलेगा। क्यों, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट ही साथ में पैक होकर गया है। अब वर्क ऑन माई मशीन वाली प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। रियल वर्ल्ड में कंपनीज इसको कहाँ यूज करती हैं, ऑलमोस्ट हर मॉडर्न टेक कंपनीज जैसे गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, सब डॉकर या फिर इसी जैसी कंटेनर टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। नेटफ्लिक्स अपने पूरे स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटेनर्स में चलाता है, ताकि अगर ट्रैफिक बढ़े, जैसे ही वीकेंड पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो वो तुरंत नए कंटेनर पे स्पिन अप कर सकें। अब ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि कंटेनर हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। फिर आता है स्टार्टअप। डॉकर इसीलिए पसंद करते हैं
क्यों? क्योंकि इससे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। नए एम्प्लॉयज ज्वाइन करें, उसे पूरा सॉफ्टवेयर मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बस डॉकर से कमांड चलानी पड़ती है एंड या पूरा सारा काम आपका हो जाता है। फिर CI/CD पाइपलाइन ये क्या होती है? देखो, जैसे जब कोड ऑटोमेटिकली टेस्ट और डिप्लॉय होता है ना, तो उसमें क्या करता है, डॉकर हैविली यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि कंटेनर कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट दे देते हैं टेस्टिंग के लिए। ओके, अब इसका रिकैप दे देता हूं मैं, जो आज हमने सीखा। आज हमने सीखा कि वर्क ऑन माई मशीन वाली प्रॉब्लम क्या थी। कोड एक जगह चलता है, दूसरी जगह क्रैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट भैया चेंज होता रहता है, इसलिए। फिर वर्चुअल मशीन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, पूरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना के देता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैवी होता है। फिर वहां पे आता है इंट्रोडक्शन डॉकर कंटेनर का। ये हल्का सॉल्यूशन है, सिर्फ ऐप और इसकी जरूरत की चीजें पैक करके भेज देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होस्ट यूज करता है, दैट्स इट। शेयर करता है, इसलिए फास्ट और लाइट वेट है। डॉकर ऐप के साथ आप कहीं भी कंसिस्टेंटली चला सकते हो, एंड लैपटॉप का मतलब कहीं भी चला सकते हो, जैसे दोस्त के लैपटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, या फिर कंपनी के सर्वर पे, कहीं भी। अब आगे क्या? अगले एपिसोड में हम डॉकर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि सब सही सेटअप हुआ है या नहीं हुआ। अगर आज से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं इस वीडियो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 2, डॉकर इंस्टॉल करना और सेटअप करना। भाई, पिछले एपिसोड में हमने समझा कि डॉकर क्यों बनाया गया और वर्चुअल मशीन से ये कैसे अलग है। आज हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं। डॉकर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि सब सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले ये समझो कि डॉकर डेस्कटॉप आखिर है क्या। सबसे पहले एक छोटी चीज समझना जरूरी है। जब हम डॉकर को इंस्टॉल करो बोलते हैं, हम यूजुअली डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल करते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ आप लोगों को। सोचो, तुम्हारे घर में एक कॉम्प्लिकेटेड सी मशीन है, जैसे एक वॉशिंग मशीन, जिसमें बहुत सारे बटन्स और सेटिंग्स लगे हुए हैं। अगर तुम्हें हर बार मैनुअल कोड टाइप करके उसे ऑपरेट करना हो तो काफी मुश्किल होगा। इसलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक रिमोट कंट्रोल देती है आपको, बहुत सिंपल। उसमें क्या होता है कि एक विजुअल तरीका होता है उस कॉम्प्लिकेटेड मशीन को कंट्रोल करने का। डॉकर डेस्कटॉप बिल्कुल यही काम करता है। डॉकर का एक्चुअल इंजन जो सारे हैवी लिफ्टिंग करता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन डॉकर डेस्कटॉप से हमें एक सिंपल ऐप मिल जाता है। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सारे कंटेनर को देख सकते हैं एक डैशबोर्ड में। टर्मिनल से कमांड भी चला सकते हैं एंड विजुअली समझ सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और क्या नहीं चल रहा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉकर डेस्कटॉप फ्री है पर्सनल यूज और छोटी कंपनीज के लिए। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेड प्लान्स होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के लिए फ्री वर्जन ही बिल्कुल काफी है। अब सबसे पहले हम इसको विंडोज पे कैसे इंस्टॉल करेंगे वो सीखेंगे, लेकिन इसमें हमें एक प्रीरिक्विजिट की जरूरत है। प्रीरिक्विजिट में हमें क्या चाहिए, WSL2। ये क्या है भैया? देखो, विंडोज पे डॉकर इंस्टॉल करने से पहले एक जरूरी चीज चाहिए होती है, वो है WSL2, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो देखो, ऐसा होता है कि डॉकर असल में लिनक्स की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। विंडोज खुद लिनक्स नहीं है, इसलिए विंडोज के अंदर एक छोटा सा लिनक्स चलाने की जरूरत है ताकि डॉकर सही से काम करे। WSL2 यही काम करता है, विंडोज के अंदर लिनक्स एक लाइट वेट वर्जन चला देता है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर शेल को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोलेंगे, राइट। तो चलिए पावर शेल को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोलते हैं एंड पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, दैट्स इट। एंड ओपन नहीं हुआ ये, ओके। तो ये रहा हमारा विंडोज पावर शेल। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको इस कमांड को लिखना है, ये वाली जो कमांड है, WSL -install। इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब ये आपका इंस्टॉल होने लग जाएगा। देखो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा था, ठीक है ना, बट आपको शायद टाइम लग सकता है, बट डोंट पैनिक, राइट। अब देखो, अब एंटर दबाओ और रीस्टार्ट करो। जब जब भी पूछा जाए तब तब ओके ओके करते जाना, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये ज्यादा कुछ चीजें आपसे डिमांड नहीं करता, बस आपको बस हर चीज में ओके ओके दबाते जाना है, ठीक है। अब ब्राउजर में आपको आ जाना है और ब्राउजर में आके आपको करना है docker.com को शुरू करना है। देखो, अब हम शुरू करने वाले डॉकर डेस्कटॉप को, मतलब डॉकर डेस्कटॉप को कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं, अब हम वो सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ब्राउजर पर आना है एंड यहाँ आके आपको docker.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। तो डॉकर टाइप करेंगे एंड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन दिख रहा होगा, डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला ये ऑप्शन जो है, ये वाला, ये पहले वाला, हमें इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
ये आपको बोलेगा इसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको सेव कर लेना है, ठीक है ना। मुझे इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, राइट। ये इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर पर क्लिक करना है एंड ये आपसे बस कुछ परमिशंस मांगेगा। आपको क्या करना है, आपको उन परमिशंस को ओके मतलब ओके करते रहना है। जैसे इसको स्टार्ट होने देते हैं एंड थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, ठीक है। तब तक थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स आपको सिखा दिए थे एंड उसके बाद आपको एक बार रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है ना। बाकी तो सारी चीजें सही है। एक मिनट, या तो यहाँ पर डॉकर डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा वर्जन आपको दिखने लग जाएगा। मुझे इंस्टॉल करने की दोबारा जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, राइट। अब मैक पे इंस्टॉल करने के लिए आपको मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, आप इनको इजीली पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैंने विंडोज पे आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया। फिर बारी आती है लिनक्स की। लिनक्स पे इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको अपने अपने सिस्टम को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको कमांड रन करनी है sudo apt install docker.io। ये कमांड रन करने के बाद आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दो कमांड रन करनी है, डॉकर स्टार्ट करने के लिए और डॉकर इनेबल करने के लिए। अब देखो इनेबल कमांड बताता है कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो, रीस्टार्ट हो, डॉकर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, दैट्स इट। अब हमने इंस्टॉल तो कर लिया, अब इंस्टॉल को वेरीफाई कैसे करें वो समझाओ भैया। चाहे किसी भी ओएस को हो, अब वेरीफाई करते हैं डॉकर को सही इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। अब देखो आपको क्या करना है, अपना टर्मिनल खोलना है, मतलब विंडोज पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट कुछ भी, दैट्स इट। और वहां पे लिखना है आपको डॉकर हाइफन वर्जन। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे विंडो मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ एंड लेट्स सी, हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो यू कैन सी हमें यहाँ पे डॉकर का वर्जन मिल गया, दैट्स इट। सक्सेसफुली हमारा काम हो रहा है, गुड। अगर वर्जन नंबर दिख रहा है मतलब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। बट अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। अब इसमें एक और जरूरी चेक करते हैं, हेलो वर्ल्ड कंटेनर चलाते हैं। अब ये क्या है, देखो डॉकर दुनिया में एक ट्रेडिशन है, सबसे पहला कंटेनर चला के देखना होता है कि सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप क्या करना है, अपने CMD पे आ जाना है या फिर लिनक्स में आप टर्मिनल यूज कर रहे हो तो टर्मिनल पे आ जाना है और एक कमांड है इसको कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है एंड देन एंटर दबाना है। एंड यू कैन सी यहाँ पे देखो हमें अच्छा सा मैसेज दिख रहा है, हेलो फ्रॉम डॉकर एंड दिस मैसेज शोज दैट योर इंस्टॉलेशन अपीयर्स टू बी वर्किंग करेक्टली। गुड, तो हमारा डॉकर डेस्कटॉप मतलब सही से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ये कमांड एक छोटा सा टेस्ट कंटेनर डाउनलोड करके चलाएगा और अगर सब सही है तो तुम्हें एक फ्रेंडली मैसेज दिखेगा जो कुछ ऐसे शुरू होगा। मैंने यहाँ पे दिखा दिया था, ये रहा मैसेज। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कमांड एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये हम अगले एपिसोड में डिटेल में समझेंगे जब हम डॉकर रन को पूरी तरह से कवर करेंगे तब। अभी के लिए बस इतना समझना है कि अगर ये हेलो वर्ल्ड डॉकर मैसेज दिख रहा है तो तुम्हारा जो डॉकर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यूज करने के लिए रेडी है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है डॉकर डेस्कटॉप इज स्टार्टिंग। देखो जब आप डॉकर यहाँ पे डेस्कटॉप आप स्टार्ट करते हो तो उसमें ये मैसेज शो होता है और ये बहुत लंबा चलता है। अब सुनो ध्यान से, ये नॉर्मल है पहली बार में। डॉकर डेस्कटॉप बैकग्राउंड में काफी सेटअप कर रहा होता है, इसमें 2-3 मिनट लग सकते हैं। अगर 5 मिनट से ज्यादा हो जाए तो कंप्यूटर रीस्टार्ट करके दोबारा ट्राई आप कर सकते हो। देन दूसरी प्रॉब्लम आती है WSL2 रिलेटेड एरर विंडोज पर, मैक्सिमम विंडोज पर ही आता है ये। अगर विंडोज पर एरर आए, इंश्योर करो कि विंडोज अपडेटेड है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, सेटिंग में जाओगे एंड देन विंडोज अपडेट वाले ऑप्शन पर जाकर के चेक करोगे। फिर दूसरा स्टेप क्या करना आपको, WSL इंस्टॉल को कमांड को दोबारा अपने पावर शेल में चलाना है एंड उसके बाद आपको दोबारा से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत आए घबराना नहीं है। ये जो सेटअप वाला हिस्सा है असली सीखना तो तब शुरू होगा। अगर दोबारा ट्राई करने पर भी ना हो, कमेंट में अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम आप मेंशन कर सकते हो, दैट्स इट। तो रिकैप जो हमने आज सीखा, डॉकर डेस्कटॉप क्या होता है, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, विंडोज पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैक पे कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। डॉकर का हमने वर्जन देखा और हेलो वर्ल्ड कमांड कैसे रन करते हैं हमने वो चलाना सीखा। अब आगे क्या, अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि डॉकर का एक आर्किटेक्चर कैसा होता है, ये डॉकर डीमन क्लाइंट, ये सारी चीजें होती क्या है। अगर इंस्टॉलेशन में कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। हम मिलते हैं अगले एपिसोड के, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 3 डॉकर आर्किटेक्चर। इसमें होते हैं इंजन, डीमन और क्लाइंट। अब ये तीनों क्या होते हैं अब हम इन्हें समझेंगे और डिटेल में समझेंगे।
देखो, पिछले एपिसोड में हमने डॉकर इंस्टॉल किया और डॉकर रन हेलो वर्ल्ड चला के वेरीफाई भी किया, लेकिन जब हमने वो कमांड चलाई, पीछे एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे डॉकर ने समझा कि क्या करना है, आज हम यही समझेंगे। तो ये जो डॉकर का एक आर्किटेक्चर होता है वो एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। डॉकर, देन आता है हमारा क्लाइंट, देन आता है हमारा डॉकर डीमन। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, डॉकर क्लाइंट, डॉकर डीमन और डॉकर इंजन। ओके, ये समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद जब भी हम कोई डॉकर कमांड चलाएंगे तो हमें पता होगा कि पीछे क्या हो रहा है। सिर्फ कमांड याद करना ही काफी नहीं होता, उसे समझना भी जरूरी होता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता हूं मैं। सोचो, तुम एक रेस्टोरेंट में बैठे हो एंड पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। तुम वेटर को अपना ऑर्डर बोलते हो, एक पनीर टिक्का चाहिए, ठीक है जी। वेटर ये ऑर्डर किचन तक पहुंचा देता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, किचन के अंदर शेफ बैठा है जो एक्चुअल में खाना बनाता है, मसाले निकालता है, कुकिंग करता है एंड प्लेट में सजा के दे देता है। वेटर वो खाना वापस तुम्हारे टेबल तक लेकर आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 3 रोल है, ठीक है ना। क्या क्या रोल है, एक तो तुम्हारा रोल है, क्या रोल है तुम्हारा, कस्टमर का जो ऑर्डर दे रहा है। फिर आता है वेटर, वेटर क्या कर रहा है, जो तुम्हारा मैसेज किचन तक पहुंचा रहा है। फिर आता है शेफ, शेफ क्या कर रहा है, जो एक्चुअल काम कर रहा है। डॉकर डॉकर में भी बिल्कुल यही 3 रोल्स होते हैं, बस उनके नाम थोड़े अलग अलग हैं। सबसे पहले आता है डॉकर क्लाइंट। तुम जो ऑर्डर दे रहे हो वो ही है डॉकर क्लाइंट। जब तुम टर्मिनल में लिखते हो डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, तो होता क्या है, ये कमांड जो तुम टाइप कर रहे हो इसको बोलते हैं डॉकर क्लाइंट। क्या बोलते हैं, डॉकर क्लाइंट। क्लाइंट बस एक तरीका है अपनी रिक्वेस्ट को भेजने का, बिल्कुल जैसे तुम वेटर को अपना ऑर्डर देते हो सेम वैसे ही। डॉकर क्लाइंट खुद कुछ काम नहीं करता, ये सिर्फ तुम्हारी कमांड लेता है और आगे भेज देता है। इसको सोचो जैसे एक मैसेंजर है, अपना काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना है, खाना बनाना नहीं है, राइट। फिर आता है हमारा डॉकर डीमन। ओके, अब ये क्या है, ये वो वेटर है जो तुम्हारा ऑर्डर किचन तक लेकर के जाता है। अब क्लाइंट का मैसेज कहाँ जाता है, सोचो ध्यान से। ये जाता है बैकग्राउंड प्रोग्राम के पास, जिसे हम बोलते हैं डॉकर डीमन। इसको हम बोलते हैं डॉकरेड, कुछ कभी कभी डॉकरेड भी बोल देते हैं इसको। अच्छा, ये डीमन होता क्या है, इसको पहले समझो सिंपल भाषा में। डीमन एक टेक्निकल टर्म है जो सॉफ्टवेयर में यूज होता है। इसका मतलब होता है एक प्रोग्राम जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है, राइट। तुम्हें दिखता नहीं है लेकिन काम करता रहता है वो। ये बिल्कुल वेटर जैसा है। जब तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो जब तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो, वेटर कंटिन्यूसली अवेलेबल है, चाहे अभी ऑर्डर हो रहा हो या ना हो, दैट्स इट। इससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है वेटर तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। डॉकर डेमन भी कुछ ऐसा ही है। जब भी तुम डॉकर डेस्कटॉप खोलते हो या फिर बैकग्राउंड में स्टार्ट, या फिर ये जो होता है डीमन, ये बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाता है और हमेशा ही सुन रहा होता है कि कोई कमांड आई या नहीं आई, ठीक है। जब हम पिछले एपिसोड में थे तो हमने देखा था डॉकर डेस्कटॉप हमने खोली थी। एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, डॉकर डेस्कटॉप कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कंटेनर्स, इमेजेस, वॉल्यूम्स एंड यहाँ पे कुबरनेट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ओके, तो आपने देखा था यहाँ पे स्टार्टिंग है, जब आपने डॉकर खोला था तो आपने स्टार्टिंग दिख रहा था। तो ये क्या था, ये असल में यही डॉकर डीमन स्टार्ट हो रहा था। अगर डीमन चल ही नहीं रहा तो कोई भी डॉकर कमांड काम नहीं करेगी, चाहे क्लाइंट ने कमांड भेजी हो या ना भेजी हो, दैट्स इट। मतलब ऑब्वियसली कमांड भेजी होगी एंड रिक्वेस्ट नहीं चल रही, इसका मतलब डॉकर डीमन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी डॉकर डीमन एक्चुअली करता क्या है, इसका एक्चुअल काम क्या है, अब हम यहाँ डीमन का काम समझते हैं। वेटर जैसा डीमन सिर्फ मैसेज पास नहीं करता, वो खुद भी काफी जिम्मेदार होता है। क्या क्या जिम्मेदारी होती है उसकी, उन्हें समझते हैं। पहले पहले तो वो इमेज को मैनेज करता है, डाउनलोड करना, स्टोर करना, ये सब कौन करता है, डॉकर डीमन। ओके, फिर कंटेनर को बनाता है और चलाता है, जैसे शेफ खाना बनाता है सेम वैसे ही। देन नेटवर्किंग संभालता है, अगर 2 कंटेनर को बात करनी हो एक दूसरे से तो ये काम कौन करेगा, डॉकर डीमन। ओके, फिर स्टोरेज संभालता है, अगर कंटेनर को डेटा सेव करना हो तो ये काम कौन करेगा, अगेन डॉकर डीमन। मतलब कि भैया एक चीज तो सिंपल है, डॉकर डीमन ही असली काम करने वाला है, क्लाइंट सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शन दे देता है। ओके, फिर आता है हमारा डॉकर इंजन। पूरा सिस्टम एक साथ इसको समझो ध्यान से। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। लोग कभी कभी डॉकर इंजन बोलते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। अब देखो, डॉकर इंजन एक अम्ब्रेला का टर्म है, मतलब कि ये पूरा सिस्टम का नाम है जिसमें क्लाइंट प्लस डीमन प्लस इनके बीच कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है।
इसमें सब कुछ शामिल होता है, राइट। इसको ऐसे सोचो जैसे कि रेस्टोरेंट है, एक पूरा सिस्टम है, जैसे कि वेटर हो गया, किचन हो गया, ये सब शामिल है। तो तुम रेस्टोरेंट को बोलकर पूरे एक्सपीरियंस को रेफर करते हो, लेकिन उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डॉकर इंजन, डॉकर इंजन भी ऐसा ही है, पूरे सिस्टम का नाम पूरे सिस्टम का नाम जिसके अंदर क्लाइंट और डेमन दोनों आते हैं। ओके, अब इसका पूरा फ्लो समझाता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप। चलो अब पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। एग्जैक्टली जब तुम डॉकर रन हेलो वर्ल्ड चलाते हो तो होता क्या है। तुम टर्मिनल में लिखते हो डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। अब होता क्या है, ये रिक्वेस्ट डॉकर क्लाइंट ले लेता है, दैट्स इट। ओके ठीक है, फिर आगे क्या होता है, फिर स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 के अंदर क्लाइंट इस रिक्वेस्ट को डॉकर डेमन तक भेज देता है। ठीक है जी, चलो अब स्टेप 4 में डेमन चेक करता है क्या मेरे पास हेलो वर्ल्ड इमेज ऑलरेडी है या नहीं है। ओके, फिर क्या होता है, अगर नहीं है तो डेमन उस डॉकर हब पर जाकर, डॉकर हब क्या है, इंटरनेट पर एक स्टोरेज जगह है, ठीक है, जिसे हम अगले एपिसोड में डिटेल में समझेंगे, बट फिलहाल आप ये समझ लो एक जगह है, एक स्टोरेज है काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो डेमन क्या करता है, डॉकर हब पर जाता है और वहां से डाउनलोड कर लेता है। ओके, फिर क्या होता है, डेमन उस इमेज से एक नया कंटेनर बना देता है। अच्छा ठीक है, कंटेनर क्या होता है, कंटेनर अभी हम समझेंगे आगे। ओके, तो कंटेनर चलता है, अपना काम करता है, और यहाँ पे शो होता है हेलो फ्रॉम डॉकर, दैट्स इट। आउटपुट वापस क्लाइंट के थ्रू तुम्हारे टर्मिनल में दिखता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, ये पूरा प्रोसेस सेकंड्स में हो जाता है अगर इमेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो। ये पूरा सेकंड्स में होता है अगर इमेज डाउनलोडेड है तो, और अगर इमेज डाउनलोड नहीं है तो, याद हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कंटेनर कितने फास्ट होते हैं, राइट। यही वजह है कि इमेज ऑलरेडी इंस्टॉल होती है उसके अंदर। अगर इमेज इंस्टॉल नहीं होती तो पहले वो इमेज को इंस्टॉल कर लेता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। डीमन को पूरा नया घर नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ नया कमरा बनाना पड़ता है एंड आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल चेक करते हैं। चलो एक कमांड लिखते हैं जो डॉकर क्लाइंट और डीमन के बीच कम्युनिकेशन को कंफर्म करता है। तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आओ और इस कमांड को कॉपी करो। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे एंड इसको कॉपी करके अपने सीएमडी में पेस्ट कर देंगे एंड हमें यहाँ पे कुछ मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ओके, अब ये है क्या, देखो ये कमांड डीमन से पूरी इंफॉर्मेशन मांगता है। क्या इंफॉर्मेशन, कि कितने कंटेनर चल रहे हैं, कितनी इमेजेस हैं, सिस्टम का स्टेटस क्या है। अगर ये कमांड सही आउटपुट देता है मतलब कि क्लाइंट सक्सेसफुली डीमन से बात कर रहा है। सो यू कैन सी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। हमारे क्लाइंट का वर्जन देखो, कॉन्टेक्स्ट देखो, डिबग मोड फॉल्स है, प्लगइन वगैरह सारी चीजें आ चुकी हैं, राइट। बढ़िया, तो अगर ये कमांड सही आउटपुट देता है इसका मतलब है कि क्लाइंट सक्सेसफुली डीमन से बात कर रहा है। ओके, अगर तुम्हें कोई एरर मिले जैसे कि कैन नॉट कनेक्ट टू द डॉकर डीमन, इसका मतलब है तुमने डॉकर डेस्कटॉप अभी खुला ही नहीं है। डॉकर डेस्कटॉप पहले खोल लेना, खोलने के बाद ही कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। ओके, अब देखो आज जो हमने सीखा इसका रिकैप दे देता हूँ। हमने सीखा डॉकर क्लाइंट क्या होता है, जहां तुम कमांड टाइप करते हो जैसे कि रेस्टोरेंट में वेटर को ऑर्डर देना। फिर आता है डॉकर डीमन। डॉकर डीमन में हमने सीखा कि बैकग्राउंड में हमेशा चलने वाला प्रोग्राम जो एक्चुअली काम करता है, इमेजेस मैनेज करता है, कंटेनर बनाता है, चलाता है, जैसे किचन में खाना बनाने वाला शेफ। फिर आता है डॉकर इंजन, ये हमने सीखा ये क्या होता है, पूरा सिस्टम क्लाइंट प्लस डीमन दोनों को मिला के जैसे पूरा रेस्टोरेंट हो। जब भी कोई कमांड चलाते हो क्लाइंट को रिक्वेस्ट डीमन को भेज देता है, डीमन जरूरी काम करता है जैसे कि जरूरी काम जैसे कि इमेज चेक करना, डाउनलोड करना, कंटेनर बनाना वगैरह वगैरह, और रिजल्ट वापस तुम्हारे टर्मिनल में दिखता है। फिर हमने देखा डॉकर इन्फो। डॉकर इन्फो से हम चेक कर सकते हैं कि क्लाइंट डीमन से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आगे क्या, अगले एपिसोड में हम सीखेंगे जो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इमेजेस और कंटेनर में एग्जैक्टली क्या फर्क होता है। अभी तक हमने दोनों वर्ड्स यूज किए, लेकिन अगले एपिसोड में हम एकदम क्लियरली समझेंगे इनका रिलेशन क्या है। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं इस वीडियो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 4, इमेजेस वर्सेस कंटेनर्स। भाई पिछले एपिसोड में हमने डॉकर आर्किटेक्चर समझा, क्लाइंट क्या होता है, डेमन क्या होता है, इंजन क्या होता है, ये हमने सब सीखा। उसमें हमने बार बार 2 वर्ड्स यूज किए थे, और वो 2 वर्ड्स हैं इमेजेस और कंटेनर्स। आज हम इन्हें एकदम क्लियरली समझेंगे क्योंकि ये डॉकर का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर ये कंफ्यूज हुआ तो आगे सब कुछ कंफ्यूजन लगेगा। ओके, सबसे पहले समझते हैं ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट मतलब एक घर वाली एनालॉजी के हिसाब से समझाऊंगा आपको। सोचो एक आर्किटेक्चर ने एक घर का नक्शा मतलब एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट बनाया।
ठीक है ना, कागज पे ड्राइंग करके, जिसमें लिखा है कि उसमें कितने कमरे होंगे, कहाँ दरवाजा होगा और कहाँ खिड़की होगी। ये नक्शा खुद रहने लायक नहीं है, ठीक है ना। ये नक्शा, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये नक्शा खुद रहने लायक नहीं है, तुम इस कागज के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है ना। ये सिर्फ एक प्लान है। ओके ओके, अब आगे, अब देखो, इस नक्शे का यूज करके बिल्डर एक्चुअल घर बना सकता है, ठीक है ना। रियल ईंटें, रियल सीमेंट, रियल दीवारें, सब कुछ। अब ये घर रहने लायक है एंड तुम इसमें एक्चुअली रह भी सकते हो। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है ये है कि एक ही नक्शा, मतलब एक ही ब्लूप्रिंट से बिल्डर कई घर बना सकता है। सेम डिजाइन एक कॉलोनी में बन सकते हैं। हर घर अपने आप में अलग इंडिपेंडेंट है एंड एक घर में आग लगे, मान लो घर में आग लग गई तो दूसरे घर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सबको ओरिजिनल डिजाइन नक्शा, मतलब सबको ओरिजिनल डिजाइन सेम ही मिलेगा। यही है इमेजेस और कंटेनर का रिश्ता। अब पहले समझते हैं इमेजेस क्या है। डॉकर इमेज के ऊपर बात करते हैं। डॉकर इमेज बिल्कुल वो नक्शा, मतलब ब्लूप्रिंट है। ये काइंड ऑफ टेम्पलेट या प्लान जैसा हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर में क्या क्या चीजें मिलती है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जैसे उबंटू चाहिए या लिनक्स चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जैसे नोड जेएस या फिर उसका नोड जेएस का वर्जन या फिर वगैरह वगैरह, कौन सी फाइल प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, या फिर ऐप को स्टार्ट करने के लिए कौन से कमांड चलाना है। ये सब कुछ होता है किसके अंदर, डॉकर इमेज के अंदर। इमेज खुद से कुछ चल नहीं रही होती, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे नक्शा खुद रहने के लायक नहीं होता, इमेज बिल्कुल वैसे ही होती है। ये सिर्फ एक स्टैटिक प्लान होता है डिस्क पे पड़ा हुआ, दैट्स इट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इमेज एक रेडी ओनली टेम्पलेट है, मतलब साफ है, मतलब इसके अंदर इसमें बदलाव नहीं होता जब तक तुम खुद से एक नई इमेज ना बनाओ। ये हमेशा सेम रहती है। जब एक नक्शा जो बार बार यूज हो सकता है बिना कुछ चेंज, जैसे एक नक्शा होता है ना बार बार चेंज हो सकता है बिना कुछ चेंज हुए, डॉकर इमेज भी बिल्कुल वैसे ही होती है। सॉरी, बार बार यूज हो सकता है, मैंने उल्टा बोल दिया। जैसे एक नक्शा जो बार बार यूज हो सकता है बिना खुद चेंज हुए, डॉकर इमेज भी बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल वैसी ही होती है। फिर आता है कंटेनर। ये कंटेनर क्या होता है? डॉकर कंटेनर तो वो बिल्कुल एक्चुअल घर है जो नक्शा, मतलब काइंड ऑफ डॉकर इमेज से बनाया गया है। जब तुम एक इमेज को रन करते हो, ठीक है ना, तो डॉकर उस इमेज से एक लाइव रनिंग इंस्टेंस बनाता है। यही कहलाता है कंटेनर। कंटेनर एक्चुअली चल रहा होता है, बिल्कुल जैसे घर में लोग रह रहे होते हैं, एक्टिविटीज हो रही होती हैं, कंटेनर के अंदर ऐप एक्चुअली चल रहा होता है, रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा होता है एंड काम कर रहा होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ही इमेज से तुम कई सारे कंटेनर बना सकते हो, बिल्कुल जैसे एक नक्शे से तुम कई घर बना सकते हो। हर कंटेनर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है एंड अगर एक कंटेनर क्रैश हो जाए या डिलीट हो जाए, दूसरे कंटेनर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसी चीजें काम करती हैं। तो चलो टर्मिनल में चलते हैं और दिखाते हैं कि एक कॉन्सेप्ट कैसा होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? हम ये कमांड कॉपी करेंगे डॉकर इमेजेस और इसको कहाँ ऐड करेंगे? टर्मिनल में। और एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पे मैं दोबारा से डॉकर इमेजेस लिखूंगा एंड यू कैन सी हमारे पास दो इमेजेस अवेलेबल है। पहला NGINX एंड दूसरा हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। ये कब क्रिएट हुई थी? 2 हफ्ते पहले और 4 मंथ पहले, और उनका साइज भी यहाँ पे मेंशन है। ओके, ये काइंड ऑफ इमेज की एक आईडी है, ठीक है ना। ये है इमेज की आईडी। ओके, अगर तुमने पिछले एपिसोड में हेलो वर्ल्ड चलाया था तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखा होगा, काइंड ऑफ ऐसी चीजें, राइट? ठीक है। अब ये दिखाता है तुम्हारे पास एक ब्लूप्रिंट है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। क्या नाम है? हेलो वर्ल्ड। अब एक नया कंटेनर उस इमेज से बनाना कैसे कर, वो काम हम कैसे करेंगे? अब अगर तुमने ये कमांड चलाई हो, ये वाली कमांड डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, इसको अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये कमांड यहाँ पे चल गई और हमारा कंटेनर स्टार्ट हो गया। और कंटेनर ने क्या रिस्पॉन्स दिया हमको? ये काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिया है। अब ये क्या है, इसको समझो ध्यान से। डॉकर इस इमेज को लेकर के एक नया कंटेनर बनाता है जो चलता है और अपना मैसेज प्रिंट करता है और खत्म हो जाता है, दैट्स इट। ये उस कंटेनर का काम है। अब रनिंग कंटेनर कैसे देखते हैं हम इसको समझते हैं पहले तो। अगर तुम एक ऐसी इमेज चलाओ जो कंटिन्यूसली चलती रहती है, जैसे एक वेब सर्वर, ठीक है ना, और फिर देखो कि कौन से कंटेनर अभी एक्टिव है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? वो करने के लिए हम करेंगे डॉकर PS कमांड। ओके, डॉकर PS कमांड हम रन करेंगे। इसको मैं क्लियर कर दूं एंड तो हमारे पास अभी कोई भी कंटेनर चल नहीं रहा, ठीक है ना, सारे कंटेनर अभी बंद है, ठीक है। ओके, अभी PS क्या है इसको समझो। PS का मतलब है प्रोसेस स्टेटस। ये दिखाता है कि कौन सा कंटेनर अभी चल रहा है। जैसे देखना कॉलोनी में कौन से घर में अभी लोग एक्टिव हैं, बिल्कुल वैसे ही सेम चीज होती है
इस किसकी हेल्प से, डॉकर पीएस कमांड की हेल्प से, कि मतलब कॉलोनी में कौन कौन से घर अभी एक्टिव हैं। ओके, अब क्या आता है, सारे कंटेनर्स देखना चाहे बंद हो चुके हों। अब वो हम कैसे देखते हैं, वो देखते हैं इस कमांड की हेल्प से। पहले इस कमांड को लिख देता हूं मैं, फिर इसका मतलब समझाऊंगा आपको। इसको फिर जब हम चलाएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास कंटेनर आ गई, उनकी आईडी आ गई, दैट्स इट, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंटेनर अवेलेबल है। ओके, अब इसके बारे में समझते हैं इसका मतलब क्या है। हाइफन ए का मतलब है ऑल। क्या मतलब है, ऑल। ये उन कंटेनर को भी दिखाता है जो स्टॉप हो चुके हैं लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, डिलीट नहीं हुए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कंटेनर स्टॉप होना और डिलीट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टॉप कंटेनर अभी भी डिस्क पे पड़ा हुआ है, तुम उसे दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, बट वहीं डिलीट कंटेनर डिलीट करने के लिए अलग कमांड चाहिए होती है, जो हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। वहां हम सारी कमांड्स को देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड हमारे लिए अवेलेबल है डॉकर के लिए। फिर आता है एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर बनाना। ओके, अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीज है, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो चलो प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम एक ही इमेज से, अरे क्या हो गया, एक ही इमेज से कई सारे कंटेनर कैसे बना सकते हैं। सोचो, हमारे पास एक nginx की नाम की इमेज है, ठीक है ना। ये एक पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, राइट। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे nginx इंस्टॉल कर रखा है, सॉरी इंस्टॉल नहीं, मतलब अपने डॉकर पे इंस्टॉल कर लिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉकर इमेज एंड वेट अ मिनट, होल्ड सेकेंड, क्या हो गया इसमें, डॉकर इमेजेस। ओके, सो ये हमारे पास एक nginx की क्या कहते हैं इमेज है। अच्छा, ये इंस्टॉल कैसे करनी होती है, तो आप करोगे डॉकर डॉकर रन एंड nginx। अब देखो, अगर आपके पास डॉकर मतलब nginx ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होगा, ठीक है ना, तब से कमांड की हेल्प से आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आपका nginx इंस्टॉल नहीं हुआ, तो इस कमांड की हेल्प से डॉकर आपका nginx को इंस्टॉल कर देगा आपके डॉकर के अंदर, दैट्स इट। ओके, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर तुम एक ऐसी इमेज चलाओ जो कंटिन्यूसली चलती रहती है, जैसे काइंड ऑफ वेब सर्वर, और फिर देखो कौन से कंटेनर अभी एक्टिव हैं, तो वो कैसे होगा, वो होगा, एक सेकेंड, अरे नहीं ये तो पीछे चले गए हम, हाँ यहाँ पर। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं कि मल्टीपल कंटेनर्स कैसे बना सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करेंगे, इस पूरे कमांड को, एंड कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया, एंड इसको हमने रन किया। सो हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, एक कंटेनर क्रिएट हो गया। अभी कैसे क्रिएट हुआ कैसे देखेंगे, हम आ जाएंगे इधर अपने कंटेनर में जाएंगे, एंड यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे देखो कंटेनर अवेलेबल है। ये अभी हमने 28 सेकंड पहले, मतलब अभी अभी जस्ट अभी हमने क्रिएट किया है कंटेनर, ठीक है ना, ये इसकी आईडी है। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 कंटेनर और हैं, इनको भी साथ के साथ यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास 3 कंटेनर हो जाएंगे, एंड हमारे पास अभी 3 कंटेनर अवेलेबल है। एंड यू कैन सी, ये देखो, ये हमारे पास इन तीनों कंटेनर की, अरे यार एक सेकेंड, ओके, सो ये देखो हमारे पास 3 कंटेनर अवेलेबल हो चुके हैं, एंड यहाँ पे उनकी आईडी अवेलेबल है, दैट्स इट, बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब समझते हैं कि हमने किया क्या यहाँ पे। देखो, हाइफन डी का मतलब है डिटैच्ड, मतलब कि कंटेनर बैकग्राउंड में चले, टर्मिनल को ब्लॉक ना करे। हाइफन हाइफन नेम करके हमने क्या इंडिकेट किया है, इससे हम ये बता रहे हैं कि कंटेनर को पहचानने वाला नाम दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया है, मेरा पहला सर्वर, मेरा दूसरा सर्वर एंड तीसरा सर्वर, हाइफन हाइफन करके अगेन आई एम रिपीटिंग, हम यहाँ पे एक नेम दे देते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें कंटेनर का नाम में कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब अगर तुम डॉकर पीएस चलाओगे तो तुम्हें 3 अलग अलग कंटेनर दिखेंगे, सब सेम nginx के हैं, एंड ये nginx के हैं, लेकिन हर एक अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपना अलग नाम है। ये बिल्कुल वही कॉलोनी जैसा है जहां पे एक ही नक्शे से 3 अलग अलग घर बन गए हों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डॉकर पीएस, एंड यू कैन सी यहाँ पे देखो, एक सेकेंड मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूं, गुड। देखो, ये रही हमारी पहला कंटेनर, मेरा तीसरा सर्वर, सॉरी दूसरा कंटेनर, एंड ये रहा हमारा पहला कंटेनर, अगेन ये तीसरा वाला, सॉरी हमारा थर्ड कंटेनर है। ओके, ये काइंड ऑफ उनकी इमेज है, ये रही इमेज, इमेज एंड इमेज, और ये कंटेनर की है आईडी, राइट, गुड, बहुत बढ़िया। ये कब क्रिएट हुआ, उसका स्टेटस वगैरह वगैरह सारी चीजें, इनको भी हम समझेंगे आगे चल के, लेकिन ओके। अब देखो कंटेनर के अंदर क्या चेंज होता है, इमेज पे असर नहीं पड़ता, क्या हो,
ठीक है, इसको समझो ध्यान से। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, सोचो तुम एक कंटेनर के अंदर जाके कुछ फाइल क्रिएट करते हो या कुछ चेंज करते हो, क्या उस इमेज पे भी असर पड़ेगा जिससे वो कंटेनर बना था? आंसर है बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम अपने घर में एक नया कमरा बना लो या दीवार का रंग बदल दो, इससे वो ओरिजिनल नक्शा मतलब ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होगा। नक्शा वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ तुम्हारा जो स्पेसिफिक घर है वो चेंज हुआ है, दैट्स इट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम चाहो कि तुम्हारे चेंजेस परमानेंट रहे और नई यूजेबल ब्लूप्रिंट बन जाए, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें अपनी चेंजेस को एक नई इमेजेस में कमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, जब हम अपनी खुद की एक इमेज बना सकेंगे और डॉकर फाइल के थ्रू हम उसको गिटहब पर अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे एक और ब्रिक आती है, एक और ब्रिक मतलब एक और पॉइंट आता है कि कहाँ से आती है इमेजेस। डॉकर हब का एक छोटा सा जिक्र भी समझा देता हूँ आपको। तुमने देखा होगा हेलो वर्ल्ड और nginx जैसी इमेजेस हमने हमने बिना खुद बनाई यूज करी, ठीक है ना। अब ये कहाँ से आई? ये डॉकर हब से आई है। अब डॉकर हब क्या है? एक ऑनलाइन स्टोरेज जगह है जहां से एप्स, जैसे कि एक ऐप स्टोर होता है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही होता है डॉकर हब, जहां हजारों रेडीमेड इमेजेस पहले से ही अवेलेबल होती हैं, जैसे कि नोड.जेएस, पाइथन, माइस्क्ल, ये सब कुछ। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल में आगे के एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि जब भी डॉकर को इमेज चाहिए जो तुम्हारे कंप्यूटर पे नहीं है, वो एक्चुअली डॉकर हब से ही डाउनलोड कर लेता है। अब आज हमने क्या सीखा? आज हमने इमेजेस के बारे में सीखा। इमेजेस क्या है? एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है, स्टैटिक टेम्पलेट है जिसमें लिखा है कि ऐप कैसे बनेगा, क्या चाहिए, या ये खुद नहीं चलता। फिर आता है कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? एक एक्चुअल घर होता है, इमेज से बनाया हुआ एक एक्चुअल घर जहां पे लाइव इंस्टेंस अवेलेबल होते हैं। एक इमेज से कई मल्टीपल कंटेनर बनाए जा सकते हैं, ये भी हमने सीखा। फिर डॉकर इमेजेस क्या होते हैं हमने ये भी देखा। डॉकर रन की कमांड हमने चलाई। फिर डॉकर पीएस के थ्रू अभी चल रहे कंटेनर देखे हमने। देन डॉकर पीएस -a के सारे कंटेनर देखे हमने। सारे कंटेनर मतलब रनिंग प्लस स्टॉप। कौन कौन से? रनिंग प्लस स्टॉप सारे कंटेनर। कंटेनर के अंदर के चेंजेस देखे, ओरिजिनल इमेज को अफेक्ट नहीं करते, ये सारी चीजें हमने सीखी। अब आगे क्या? अगले एपिसोड में हम कमांड्स को और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे कंटेनर को स्टॉप, स्टार्ट और कंप्लीटली रिमूव करते हैं। पूरा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेगा। हम मिलते हैं इस एपिसोड के मतलब इस एपिसोड अगले एपिसोड में, एंड तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 5, बेसिक डॉकर कमांड। भाई पिछले एपिसोड में हमने इमेजेस वर्सेस कंटेनर को समझा था और कुछ कमांड भी देखे थे, जैसे कि डॉकर इमेजेस, डॉकर रन, डॉकर पीएस। आज हम इन कमांड्स को और डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे जो रोज रोज काम आएगा। कंटेनर को स्टॉप करना, डिलीट करना, उसके अंदर झांकना और उसके लॉग्स को देखना। तो ये एपिसोड पूरा हैंड्स ऑन है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कमांड आती है डॉकर रन, एक कंटेनर को स्टार्ट करना। हमें एक कमांड पहले भी देखी है, लेकिन चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ यूजफुल ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। सोचो तुम एक नए टेनेंट को घर में ले आ रहे हो, ठीक है ना, मतलब कि नए नक्शे से घर बनाकर देख रहे हो, दैट्स इट। अब डॉकर रन बिल्कुल यही काम करता है। इमेजेस क्या है? नक्शा है, ठीक है ना। तो इमेजेस को लेके एक नए कंटेनर कौन? मतलब घर। इमेजेस को लेके एक नए घर को बनाता है वो, राइट, ओके, और उसे तुरंत चालू भी कर देता है। तो चलो इसे एक रियल एग्जांपल से देखते हैं। एक nginx से वेब सर्वर चलाते हैं। तो ये कमांड हम लेंगे, कॉपी करेंगे एंड अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे एंड मेक श्योर कि आपका ये जो डॉकर डेस्कटॉप है ये स्टार्ट हुआ हो, ठीक है ना। ओके, तो अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कमांड को एंड वी कैन सी क्या होता है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे nginx चल गया। तो अब हो क्या रहा है वो समझते हैं। अगर तुम ये कमांड चलाओ, टर्मिनल ब्लॉक हो जाएगा, मतलब तुम और कुछ टाइप नहीं कर पाओगे जब तक कंटेनर चल रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। देखो हमारा टर्मिनल अभी ब्लॉक हो चुका है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, या यू कैन सी हमारा टर्मिनल ब्लॉक हो गया। ओके, अब देखो बाय हाँ, यहाँ से ये इसलिए होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंटेनर फोरग्राउंड में चलता है। फोरग्राउंड मतलब टर्मिनल के सामने तुम्हारा कंट्रोल है, मतलब टर्मिनल के सामने तुम्हारे कंट्रोल में ये होता है फोरग्राउंड। ओके, अब इसमें रोल आता है -d फ्लैग का, मतलब बैकग्राउंड में चलाना। देखो ज्यादातर टाइम हम चाहते हैं कंटेनर बैकग्राउंड में चले ताकि हमारे टर्मिनल फ्री रहे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये कमांड रन करेंगे। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जरा मैं इसको क्लोज कर देता हूं। मैंने यहाँ पे क्लोज किया एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया एंड यू कैन सी हमारा जो है क्या कहते हैं
हमारा कंटेनर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। इसको आप वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो, कंटेनर में आके आप देखो यहाँ पे आपका ये कंटेनर स्टार्ट हो चुका है nginx का, और 28 सेकंड पहले, मतलब अभी अभी हमने स्टार्ट किया था, राइट। ओके, इसको थोड़ा बैक करेंगे एंड अब थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। देखो, हाइफन डी का मतलब है डिटैच्ड, मतलब कि कंटेनर टर्मिनल से अलग हो जाता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है और हमें तुरंत टर्मिनल में वापस मिल भी जाता है उसके यूज करने के लिए। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने हाइफन हाइफन नेम लगाया, फ्लैग लगाया, इसका मतलब होता है कि एक नाम देना। सुनो ध्यान से, हर कंटेनर को डॉकर ऑटोमेटिकली एक रैंडम नेम दे देता है, ठीक है ना, जैसे कि हैप्पी आइंस्टाइन या फिर ब्रेव क्यूरी। यू कैन सी हमारे कंटेनर को भी एक रैंडम नेम मिल चुका है यहाँ पे। इसमें हम जाएंगे कंटेनर में एंड वी कैन सी, देखो हमारे कंटेनर का नाम क्या है, इंटरेस्टिंग बंजाई। ये इसने एक रैंडम नेम हमको दे दिया। ओके, हाँ, डॉकर फनी रैंडम नेम दे देता है, बिल्कुल सही बात है, वो काफी स्टूपिड सा नेम है, लेकिन ये याद रखना मुश्किल होता है, ठीक है ना, इसलिए हम अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि खुद का नाम कैसे दे सकते हैं, डॉकर रन हाइफन डी, देन उसके बाद हाइफन हाइफन नेम और मेरा सर्वर लिनक्स, मतलब मेरा सर्वर, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा इमेज यूज करना है आपको। तो इस कमांड को हम रन करते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड देखो अब हमारा कंटेनर क्या है, स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे हमारे कंटेनर का नाम क्या है, मेरा सर्वर, और इमेज कौन सी है, nginx की इमेज है। अब क्या ये स्टार्ट हो गया, चेक करते हैं। चलो अपने डॉकर डेस्कटॉप में आएंगे एंड वी कैन सी यहाँ पे देखो मेरे सर्वर के नाम से एक कंटेनर स्टार्ट हो चुका है, ये रहा मेरा सर्वर का नाम, मतलब कंटेनर का नाम। ओके, अब इस कंटेनर को हमेशा मेरे सर्वर नाम से रेफर हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाइफन सी फ्लैग, हाइफन टी जो फ्लैग है वो पोर्ट कनेक्ट करने का काम करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैग है। सोचो, nginx एक वेब सर्वर है, मतलब ये एक वेबसाइट सर्व करता है, लेकिन ये वेबसाइट कंटेनर के अंदर चल रही है, हमारे ब्राउजर पे सीधा एक्सेस नहीं हो सकती जब तक हम एक रास्ता, मतलब कि पोर्ट ना बनाए। तो इसको पोर्ट दे देते हैं। पोर्ट देने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉकर रन हाइफन डी, फिर नेम, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, फिर हाइफन पी करके आप पोर्ट दे सकते हो। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे एंड वी कैन सी ओके द कंटेनर, ओके सॉरी पहले इस कंटेनर को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पे स्टॉप दबा सकते हो, हम इसको टर्मिनल से भी स्टॉप कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपका कंटेनर क्या हो चुका है, अभी स्टॉप हो चुका है, अभी काम नहीं कर रहा। अब क्या करते हैं, इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, एक सेकेंड, एंड इस बार हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस बार हमने यहाँ पे कोड भी मेंशन किया है। अब इसको यहाँ पे एंटर करते हैं एंड ओके, आई गेस हमको ये डिलीट करना पड़ेगा, हमें एक दूसरा कंटेनर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज जो हमने पहला कंटेनर दिया था उसमें हमने पोर्ट तो नहीं दिया था, बट वो कंटेनर क्रिएट हो चुका था। तो एक काम करते हैं, नया कंटेनर यहाँ पे, मतलब पुराने वाले को हमने डिलीट कर दिया, उसको दोबारा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने, अरे यार, इस डॉकर कमांड को स्टार्ट किया एंड हमारा कंटेनर स्टार्ट हो गया एंड वी कैन सी इस बार हमको देखो यहाँ पे पोर्ट भी मिल चुका है और हमारे कंटेनर का नाम ये रहा। यू कैन सी हमें यहाँ पे पोर्ट मिल गया। लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं था, बट अब यहाँ पे पोर्ट अवेलेबल है और ये हमारे कंटेनर का नाम है, मेरा सर्वर, दैट्स इट। अब समझो ध्यान से हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन। हाइफन पी 8080:80, ये मतलब 80। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे कंप्यूटर का पोर्ट 8080 कंटेनर के अंदर पोर्ट 80 से कनेक्ट कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे कंप्यूटर का पोर्ट 8080 कंटेनर के अंदर के पोर्ट 80 से कनेक्ट कर दो। अब अगर तुम ब्राउजर में लोकल होस्ट 8080 खोलोगे तो तुम्हें nginx की डिफॉल्ट वेब पेज दिखाई देगी। चलो ट्राई करते हैं फिर एक बार। तो हम यहाँ पे आए अपने ब्राउजर पर एंड यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 स्टार्ट करते हैं एंड क्या हमें हमारी वेबसाइट दिखेगी, हाँ देखो दिख रही है, वेलकम टू nginx। ओके, मजेदार है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसे स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। इसको ऐसे सोचो, कंटेनर एक घर है जिसका अपना दरवाजा नंबर है, यहाँ पे इसका नंबर है 80, राइट। लेकिन ये घर एक गेटेड कॉलोनी के अंदर है। किसके अंदर है, एक गेटेड कॉलोनी, जहां बाहर सीधा आ जाना, बाहर से मतलब सीधा नहीं पहुंचा जा सकता। तो हम कैसे पहुंचेंगे, एक पोर्ट देंगे, इसको हम यहाँ पे एक पोर्ट दे देंगे, मतलब कि कॉलोनी के गेट पे एक नया नंबर 8080 असाइन करना, जो सीधा उस घर के 80 नंबर वाले दरवाजे तक ले जाए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली इस पर नहीं जा सकते,
क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये घर की गेटेड कॉलोनी है, ठीक है ना, जहां से बाहर से आ जाना मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, हम देते हैं यहाँ पे पोर्ट। ओके, इस पोर्ट को हमने मेंशन किया। और ये पोर्ट क्यों मेंशन किया है? इसका मतलब है कि कॉलोनी के गेट पे एक नया नंबर कौन सा है? वो है नया नंबर ये वाला। ओके, इसको असाइन करो। ठीक है, असाइन कर दिया हमने। अब ये क्या करता है, ये हमें सीधा उस 80 जो नंबर है उस तक लेकर के चला जाता है। ओके, फिर आती है यहाँ पे डॉकर पीएस कमांड। ये कौन सा कंटेनर चल रहा है, ये हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। चलो इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे डॉकर पीएस कमांड को हम कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे एंड यू कैन सी हमें दो कंटेनर यहाँ पे मिल गए। ठीक है ना, एक का नाम तो यहाँ पे कुछ अजीब सा है, ठीक है ना, एक का नाम है हमारा मेरा सर्वर। ओके, तो ये दोनों कंटेनर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये दिखाता है सारे करंटली रनिंग कंटेनर्स। आउटपुट में इंपॉर्टेंट कॉलम्स होते हैं। सारी चीजें समझाता हूँ आपको, जैसे कि कंटेनर आईडी, इमेज स्टेटस वगैरह वगैरह। अब इनको सबको ध्यान से समझेंगे। कंटेनर आईडी ये क्या बताता है? ये बताता है हर कंटेनर की यूनिक आईडी अवेलेबल होती है। ओके ठीक है, फिर स्टेटस क्या बोलता है? स्टेटस बोलता है कि ये कंटेनर कितनी देर से चल रहा है। ओके, फिर पोर्ट्स में क्या होता है कि कौन सा पोर्ट मैपिंग है, ये तो काफी इजी था। एंड नेम्स में तो आपको पता ही होगी कि सारे नेम्स अवेलेबल होते हैं जो हमने नेम दिया है या फिर जो नाम उसने रैंडमली सिलेक्ट किया है। ये चीज आप डॉकर डेस्कटॉप में भी आकर देख सकते हो। और यहाँ पे कंटेनर में आएंगे एंड यू कैन सी आपको सारी चीजें दिख रही है, जैसे कंटेनर की आईडी, ये रही आईडी, फिर यहाँ पे इमेज है, ये इमेज, देन यहाँ पे पोर्ट है, देन यहाँ पे लास्ट स्टार्टेड है। मतलब सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप के अंदर। ओके गुड। फिर आता है यहाँ पे डॉकर PS-A सब कंटेनर। अब ये किस लिए यूज करते हैं? ये यूज करते हैं सब कंटेनर देखने के लिए, चाहे सब कंटेनर बंद ही हो चुके हो। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल को थोड़ा क्लियर करते हैं एंड यहाँ पे देखो सारे कंटेनर आपको शो हो रहे हैं। ये वो कंटेनर है जो जो अभी हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल है। गुड। फिर एक और चीज आती है डॉकर स्टॉप, मतलब कि कंटेनर को रोकना। अब सोचो, तुम्हें कंटेनर को बंद करना है लेकिन डिलीट नहीं करना। जैसे घर में बिजली ऑफ कर देना होता है ना, लेकिन घर वहीं रहता है, बस एक्टिव नहीं होता, वैसे ही। तो अब हम क्या करेंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे, डॉकर स्टॉप, और फिर उसके बाद कंटेनर का नेम एंड यहाँ पे CLS करते हैं एंड डॉकर स्टॉप। अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। डॉकर, एक सेकेंड, कुछ मिस हो गया क्या शायद पीछे ऊपर। ओके, सारी चीजें अभी सही चल रही है। डॉकर PS, देखो यहाँ पे दो कंटेनर अवेलेबल है, ठीक है ना, दो कंटेनर अवेलेबल है। अब एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, डॉकर स्टॉप, एक सेकेंड, डॉकर स्टॉप मेरा सर्वर जो कंटेनर है उसको कर दो बंद। तो यहाँ पे मेरा सर्वर क्या हो गया, क्लोज हो गया। ओके, अभी कैसे चेक करेंगे, डॉकर PS का कमांड चलाएंगे एंड यू कैन सी हमारे पास सिर्फ एक ही कंटेनर है, उसका नाम है इंटरेस्टिंग बंदाई। ओके ओके, तो मतलब ये तरीका है स्टॉप करने का। अच्छा, ये स्टॉप हम कैसे, और भी तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, इनसे भी हम स्टॉप कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कंटेनर का नाम है इंटरेस्टिंग बंदाई, ठीक है ना, इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो स्टॉप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, स्टार्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पे रीस्टार्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से स्टॉप करना हो तो हम यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं एंड दोबारा चलाना हो दोबारा स्टार्ट भी कर सकते हैं। सारी चीजें डॉकर डेस्कटॉप में अवेलेबल है। अगर आपको क्या कहते हैं टर्मिनल से काम करना पसंद नहीं है तो आप डॉकर डेस्कटॉप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तुम कंटेनर का नाम या आईडी दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हो डिलीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने नेम यूज किया है, आप यहाँ पे आईडी भी यूज कर सकते हो। कंटेनर ग्रेसफुली स्टॉप हो जाता है, मतलब उसे थोड़ा टाइम दिया जाता है अपना काम सही से बंद करने के लिए, अचानक से बंद नहीं किया जा सकता उसको। ओके, अब अगर डॉकर PS चलाओगे तो फिर ये कंटेनर, या मैंने ये चीज आपको पहले ही दिखा दी थी। ओके, अब फिर क्या है, डॉकर स्टार्ट। ओके, अब डॉकर स्टार्ट करके हम क्या करते हैं, अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, मतलब कंटेनर को स्टार्ट करते हैं। बट फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि डॉकर PS करके हमारे पास अभी, एक सेकेंड, डॉकर PS करके यहाँ पे देखो अभी सिर्फ एक ही कंटेनर चल रहा है जिसका नाम है इंटरेस्टिंग बंदाई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे डॉकर स्टार्ट मेरा सर्वर, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड देन डॉकर PS करेंगे। सो वी कैन सी हमारा जो क्या कहते हैं मेरा सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है कंटेनर। गुड। और कितना टाइम हुआ देखो, स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है 2 सेकेंड हुआ है इसको, सही है। चलो फिर आती है एक और कमांड, डॉकर RM, मतलब ये कंटेनर को परमानेंटली डिलीट करना।
अब सोचो, तुमने कंटेनर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट? तुम इसे परमानेंटली हटा देना चाहते हो। अब इसके लिए क्या करोगे? डॉकर आरएम चलाओगे, डॉकर आरएम एंड डिलीट मेरा सर्वर, मतलब सॉरी डॉकर आरएम और फिर यहाँ पे सर्वर का नाम एंड कैन नॉट कंटेन, सॉरी पहले कंटेनर को आपको स्टॉप करना पड़ेगा, तो डॉकर स्टॉप एंड मेरा सर्वर। तो आपका सर्वर अभी स्टॉप हो, मतलब कंटेनर स्टॉप हो चुका। अब आपको कंटेनर को डिलीट करना हो तो आप इजीली डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटेनर हो गया है डिलीट। अब मैं आपको डॉकर डेस्कटॉप में जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी मेरा सर्वर नाम से कंटेनर अवेलेबल नहीं है। यू कैन सी, मैं जूम नहीं कर सकता बट आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा सर्वर के नाम से अभी कोई कंटेनर अवेलेबल नहीं है। थोड़ी देर पहले अवेलेबल था बट अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे किया? हमने आरएम कमांड चलाई। अब यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट बात है कि कंटेनर को डिलीट करने से पहले उसे स्टॉप करना जरूरी है, जब तक तुम फोर्स यूज ना करो, ठीक है ना? अच्छा, अगर तुम एक रनिंग कंटेनर को डिलीट करने की कोशिश करोगे तो डॉकर एरर दे देगा। ओके, अगर तुम्हें रनिंग कंटेनर को फोर्स डिलीट करना है बिना पहले स्टॉप किए तो आपको यहाँ पे ये वाली कमांड रन करनी पड़ती है, डॉकर आरएम और देन -f। -f मतलब फोर्स। भैया फोर्स लग चुकी है, अब मतलब बंद कर दो। आसान भाषा में बस ये मतलब था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉकर स्टॉप और डॉकर आरएम में फर्क याद रखना। स्टॉप मतलब बंद करो, लेकिन उसको रखो जैसे घर में बिजली ऑफ करना होता है वैसे ही। बट वहीं आरएम मतलब कि परमानेंटली डिलीट कर दो, जैसे घर ही गिरा देना, ठीक है ना? अगर आपने एक बार आरएम कर दिया तो वो कंटेनर हमेशा के लिए गया, वापिस अब वो नहीं आएगा कभी। इस चीज का ध्यान रखना। फिर डॉकर इमेजेस और डॉकर आरएमआई इमेजेस मैनेज करना। अब ये चीज समझो, जैसे कंटेनर के लिए आरएम होता है, इमेजेस के लिए भी डिलीट करने के लिए भी अपने कमांड होता है। जैसे कि सारी इमेजेस देखने के लिए आप क्या कर सकते हो? डॉकर इमेजेस चला सकते हो। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं सारी इमेजेस। कौन कौन सी इमेज अवेलेबल है? 2 इमेज अवेलेबल है, NGINX और हेलो वर्ल्ड। ओके, अब एक इमेज डिलीट करना। मान लो आपको कोई इमेज डिलीट करनी है, लेट्स से आपको यहाँ पे ये वाली इमेज डिलीट करनी है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे डिलीट करना है तो आपको वेट अ मिनट, मस्ट बी फोर्स्ड। ओके, व्हाट इज द इशू? ये आरएमआई का मतलब होता है इसको इमेज को रिमूव करना। अगर कोई कंटेनर चाहे स्टॉप्ड हो उस इमेज से बना हुआ है तो डॉकर तुम्हें इमेज डिलीट नहीं करने देगा। ओके, सो यू कैन सी हमें एरर क्यों देखने को मिला था, क्योंकि कुछ कंटेनर है जो इस इमेज से बने हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उन सभी कंटेनर को डिलीट करना पड़ेगा, राइट? एंड ये कौन सा कंटेनर है? ये वाला कंटेनर है। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया एंड डिलीट होने के बाद अब एक काम करते हैं, दोबारा इस कमांड को रन करेंगे एंड ये देखो हमारी जो इमेज है वो हो चुकी है डिलीट। अब यहाँ पे डॉकर इमेजेस करते हैं, डॉकर इमेजेस। तो अब हमको सिर्फ एक ही इमेज दिखाई दे रही है, NGINX। ओके, बहुत खूब, ठीक है। फिर अगली ब्रेक जो आती है हमें देखने को मिलती है डॉकर लॉग्स। कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है ये देखना। अब सोचो, तुम्हारा कंटेनर बैकग्राउंड में चल रहा है -d के साथ और तुम्हें पता करना है कि अंदर क्या हो रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा, सब सही से चल रहा है या नहीं। अब ये चीजें तुम कैसे चेक करोगे? डॉकर लॉग और यहाँ पे तुम अपने कंटेनर का नाम दे दोगे। देखो मेरा सर्वर तो यहाँ पे डिलीट हो चुका है, मतलब जो कंटेनर का नाम था मेरा सर्वर वो तो डिलीट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस कंटेनर के नाम को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे एंड यू कैन सी ये देखो हमारे लॉग्स आ गए सारे। तो ये क्या है? ये हमारे सारे लॉग्स हैं। गुड, ये कमांड उस कंटेनर के सारे आउट मैसेज दिखा देता है। जैसे अगर आपने कोई एरर प्रिंट किया या फिर कोई इन्फो मैसेज दिया, ये सब यहाँ दिखेगा। एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको। इसको सोचो जैसे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब डॉकर लॉग्स मतलब कि तुम जाके सीसीटीवी फुटेज देख रहे हो, राइट? घर के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, कब क्या हुआ। अब एक यूजफुल वेरिएशन है इसमें, अगर तुम्हें रियल टाइम में लॉग्स देखने हैं, जैसे वो कंटिन्यूसली अपडेट होता है, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे हाइफन फ्लैग लगा दोगे, मतलब -f लगा दोगे, ये वाला फ्लैग यूज करोगे। तो ये चीज कैसे करते हैं मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। इसको क्लियर करो एंड यहाँ पे आपके कंटेनर का नाम है एंड देन यहाँ पे इधर आ जाएगा -f। तो अब ये सारे रियल टाइम में आपको सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है? ओके, -f का मतलब होता है फॉलो। जैसे सीसीटीवी की लाइव फीड देखना ना कि पूरी रिकॉर्डिंग करना, वैसे ही -f का मतलब होता है फॉलो, राइट? जैसे आप सीसीटीवी में देखते हो ना, मतलब आप लाइव देखते हो, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, वैसे ही यहाँ पे भी आप लाइव देख सकते हो। फिर आता है डॉकर एक्स।
EXEC मतलब ये कंटेनर के अंदर जाना। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग कमांड होती है। सोचो तुम्हें कंटेनर के अंदर जाके खुद देखना है कि फाइल्स कैसे हैं, क्या इंस्टॉल्ड है, एंड जैसे घर के अंदर होता है ना, घर के अंदर जाके तुम खुद इंस्पेक्ट करते हो कि सीसीटीवी है या नहीं है, वैसे ही। तो इसके लिए कौन सी कमांड होती है? EXEC देन -IT। ओके, फिर लास्ट में बैश। तो चलो इसको चलाते हैं कमांड को। पहले यहां से बाहर आ जाते हैं एंड यहाँ पे आएंगे एंड देन EXEC देन -IT देन उसके बाद बैश। एंड अब हम आ चुके हैं किसके अंदर? उस स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर, एंड ये उसके आईडी अवेलेबल है। ये क्या है? आईडी है। ओके, तो चलो इसको धीरे धीरे तोड़ते हैं। पहले इसका मतलब क्या होता है? EXEC का मतलब होता है एग्जीक्यूट, कंटेनर के अंदर एक कमांड चलाओ। फिर -IT, ये क्या है? दो फ्लैग मिल गए। -I मतलब इंटरैक्टिव, मतलब तुम टाइप कर सकते हो, और T मतलब टर्मिनल जैसे दिखे रीडेबल फॉर्मेट में। फिर यहाँ पे मेरा सर्वर मतलब वही जो आपका कंटेनर का नाम है कि कौन सा कंटेनर के अंदर जाना है आपको। एंड देन बैश मतलब कौन सा कमांड चलाना है अंदर जाके। यहाँ हम बैश चला रहे हैं, ठीक है ना, जो हमें कंटेनर के अंदर एक मिनी टर्मिनल दे देगा। यू कैन सी, हमको देखो यहाँ पे एक मिनी टर्मिनल मिल चुका है। किसके अंदर? हमारे इस कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर के अंदर, एक मिनट, हाँ, तो इस कंटेनर के अंदर हमको एक मिनी टर्मिनल मिल चुका है, और ये रहा वो टर्मिनल। गुड। जैसे ही ये कमांड चलेगा तुम्हारा टर्मिनल प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगा। अब तुम कंटेनर के अंदर हो। बिल्कुल सही बात है, अब हम कंटेनर के अंदर हैं। यहाँ से तुम नॉर्मल लिनक्स कमांड से यूज कर सकते हो। ओके, अब देखो आप यहाँ पे ये सारी कमांड यहाँ पे चला करके देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ls करे तो क्या होगा? देखो ls करने पर ये सारी चीजें शो होने लग जाएंगी। एंड cd, एक सेकेंड, cd ऐप अवेलेबल नहीं है, एंड क्लियर करते हैं इसको। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब कि किस तरीके से आप यहाँ पे फोल्डर के अंदर जा सकते हो, कोई नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। बाहर निकलने के लिए आप यहाँ पे एग्जिट दबा दोगे। चलो बाहर निकलते हैं, EXIT, एंड हम आ चुके हैं बाहर। गुड। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डॉकर एग्जीक्यूट बहुत यूजफुल है डीबगिंग के लिए। जब तुम्हें पता करना होता है कि कंटेनर के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या फाइल सही जगह पर है, क्या इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज तुम किसकी हेल्प से कर सकते हो? डॉकर एग्जीक्यूट की कमांड से, डॉकर EXEC कमांड की हेल्प से तुम ये सारी चीजें कर सकते हो। अब पूरा चीट शीट एक साथ देखते हैं। चलो सारे कमांड एक साथ एक रेफरेंस टेबल की तरह देखते हैं। डॉकर रन -d देन -f नेम, फिर x -p, देन यहाँ पे पोर्ट, फिर इमेज। इसका मतलब होता है कि नया कंटेनर बनाओ और चलाओ। डॉकर ps चल रहे कंटेनर को देखो, ps -a सारे कंटेनर देखो, ठीक है ना। स्टॉप कंटेनर को रोको, स्टार्ट रुका हुआ कंटेनर वापस चालू करो, rmx कंटेनर को परमानेंटली डिलीट करो। एंड ये सारे कमांड्स आप देख सकते हो। चलो रिकैप देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने कुछ कमांड सीखी, जैसे कि ये सारी कमांड से, बस हमने कमांड से सीखी है। तो आज का रिकैप तो बस इतना ही था। अब अगले एपिसोड में क्या? अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि खुद की इमेजेस हम कैसे बना सकते हैं। एक डॉकर फाइल लिख के हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि रेडीमेड इमेज कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम अपना खुद का एक डॉकराइज ऐप अब हम खुद का एक ऐप डॉकराइज करना सीखेंगे। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक जरूर करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 6, डॉकर फाइल, अपनी कस्टम इमेज बनाना। भाई अभी तक हमने सिर्फ रेडीमेड इमेजेस यूज की हैं, जैसे कि ng, nx, हेलो वर्ल्ड, लेकिन रियल में तुम्हें अपना खुद का ऐप डॉकराइज करना होगा। जैसे तुम्हारा Node.js है बैकएंड में, जो भी हमने सीखा था, या फिर रिएक्ट ऐप। इसके लिए चाहिए होती है एक डॉकर फाइल। अब इसको समझते हैं ये होती क्या है। ये एपिसोड कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस एपिसोड के बाद तुम किसी भी प्रोजेक्ट में डॉकर डाल सकते हो, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में डॉकर यूज कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं ब्रिक बाय ब्रिक। सबसे पहले डॉकर फाइल है क्या, ये समझो। याद है हमने ब्लूप्रिंट वाली बात की थी इमेज के लिए, ठीक है। अब सवाल आता है वो नक्शा खुद कैसे बनाते हैं। सोचो, एक शेफ एक नया डिश इन्वेंट करता है। वो रेसिपी कार्ड लिखता है एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कि पहले प्याज काटो, फिर तेल गरम करो, फिर मसाला डालो, वगैरह वगैरह। ये रेसिपी कार्ड खुद खाना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई भी इस रेसिपी को फॉलो करे वो वही डिश बना सकता है बार बार सेम तरीके से। ओके,
तो डॉकर फाइल बिल्कुल यही रेसिपी कार्ड है। ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इमेज कैसे बनती है, राइट। जब डॉकर इस डॉकर फाइल को फॉलो करता है जिससे हम बिल्ड करना बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये एक इमेज बना देता है। ओके, अब डॉकर फाइल क्या है, वो एक रेसिपी है। डॉकर बिल्ड मतलब बनाना, डॉकर बिल्ड मतलब बनाना। इमेज क्या है, एक फाइनल डिश यानी कि ब्लूप्रिंट। और डॉकर रन कंटेनर, डॉकर रन क्या है मतलब कंटेनर जो खाया जा रहा है। ओके, डिश मतलब जो डिश के रूप में खाया जा रहा है। अब आता है कि डॉकर फाइल के जरूरी इंस्ट्रक्शंस। तो चलो एक एक करके डॉकर फाइल के कुछ कमांड समझ लेते हैं। पहला आता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है किस बेस से शुरू करना है। जैसे कि डॉकर फाइल के अंदर यहाँ पे फ्रॉम लिखा होता है, फ्रॉम नोड एंड देन उसका वर्जन। ओके, हर रेसिपी किसी ना किसी बेस इंग्रेडिएंट से शुरू होती है, जैसे कि आटा। अब ये फ्रॉम वही बताता है कि हम किस एग्जिस्टिंग इमेज को बेस बनाने में अपना काम शुरू कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने यूज किया है नोड 18, मतलब कि मुझे एक ऐसी इमेज चाहिए जिसमें पहले से नोड जेएस का वर्जन 18 इंस्टॉल्ड हो। अब इससे हमें खुद से नोड जेएस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी अवेलेबल इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो डॉकर हब से आती हैं। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रॉम हमेशा डॉकर फाइल की पहली लाइन होनी चाहिए। ये फाउंडेशन है, जैसे घर बनाने से पहले जमीन चाहिए होती है, बिल्कुल सेम वैसे ही। फिर आता है वर्क DIR। ओके, ये क्या है, काम करने का फोल्डर सेट करना। ओके, देखो इसको सोचो, जैसे शेफ बोलता है मैं इस टेबल पे काम करूंगा, मतलब कि वर्क DIR बताता है कंटेनर के अंदर कौन से फोल्डर में हम आगे का काम करेंगे। अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता तो डॉकर खुद बना देता है। फिर आता है कॉपी, मतलब फाइल को अंदर ले जाना। कॉपी के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे पैकेट.json लिखा है, ठीक है ना। अब ये कर क्या रहा है, ये कमांड तुम्हारे कंप्यूटर की फाइल को कंटेनर के अंदर कॉपी करता है। यहाँ हमने पैकेट.json फाइल को कॉपी किया, करंट वर्क DIR मतलब कि ऐप में कॉपी किया, इसलिए डॉट दिया, ठीक है ना। जो मतलब है यहाँ ही, इसका मतलब है यहाँ ही, ठीक है। फिर आता है रन। अच्छा, रन क्या बोलता है, एक कमांड चलाना है बिल्ड के टाइम पे। ओके, तो मतलब रन npm इंस्टॉल, इसका मतलब क्या है, रन मतलब वो कमांड है जो इमेज बनाते वक्त चलती है। जैसे शेफ रेसिपी फॉलो करते वक्त प्याज काटो वाला स्टेप करता है ना, यहाँ हमने npm इंस्टॉल चलाया है जो पैकेज.json में दिया गया है, सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा, यही एक रन कमांड। फिर आता है कॉपी, मतलब दोबारा बाकी सारा कोड ले जाना, इसका मतलब ये है। ओके, इसको समझते हैं ये क्या है। अब हम अपने पूरे प्रोजेक्ट का बाकी कोड भी कंटेनर के अंदर कॉपी कर देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ध्यान दो, हमने पैकेज.json को पहले अलग से कॉपी किया, फिर npm इंस्टॉल चलाया, उसके बाद बाकी कोड कॉपी किया। ये एक स्मार्ट ट्रिक है, इससे थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे हम, ठीक है ना। लेयर बाय लेयर कैशिंग कैसे काम करती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। फिर आता है एक्सपोज। एक्सपोज मतलब कि बताना कि कौन सा पोर्ट यूज होगा। डॉकर फाइल के अंदर हम लिखते हैं एक्सपोज 3000। याद है हमने -c फ्लैग देखा था, -p फ्लैग देखा था पोर्ट कनेक्ट करने के लिए। एक्सपोज सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये बताता है कि ये ऐप के अंदर पोर्ट 3000 पे चलता है, दैट्स इट। ये खुद से पोर्ट को बाहर कनेक्ट नहीं करता, वो डॉकर रन -p करता है। लेकिन ये यूजफुल हिंट है जो दूसरे डेवलपर को पता चल जाता है। फिर आता है CMD, कंटेनर स्टार्ट होने पर क्या चलेगा। ओके, डॉकर फाइल के अंदर हम लिखते हैं CMD, इसके अंदर नोड देन index.js। अब CMD बताता है कि जब कंटेनर स्टार्ट हो, मतलब कि डॉकर रन चले, तब कौन सा कमांड चलाना है। यहाँ हम बता रहे हैं कि नोड index.js चलाओ, मतलब कि हमारा ऐप स्टार्ट हो जाए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रन और CMD में फर्क याद रखना जरूरी है। रन इमेजेस बनाते वक्त बिल्ड टाइम चलाता है, जैसे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना हो, और वहीं CMD कंटेनर स्टार्ट होते वक्त रन टाइम चलाता है, जैसे एक्चुअल ऐप को स्टार्ट करना। रन सिर्फ एक बार चलता है जब इमेज बन रही होती है, बट CMD बार बार चलता है जब भी तुम कंटेनर स्टार्ट करते हो। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अब पूरे डॉकर फाइल को एक साथ देखते हैं कि चलो एक सिंपल Node.js एक्सप्रेस ऐप के लिए पूरा डॉकर फाइल देखते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे Node.js का वर्जन देते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, देन कॉपी, सारी चीजें दे देते हैं। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर भी दी थी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, डॉकर फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, एंड या इसके अंदर सारी चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एक काम करते हैं, यहाँ पे CD एपिसोड 6 के अंदर आते हैं एंड
npm init -y करते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम package.json फाइल इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, हमारी मतलब एक Node.js की बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये रही हमारी package.json। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐप फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये रहा ऐप। एंड कुछ भूल तो नहीं गई, एक चीज और है, index.js। यहाँ पे index.js फाइल और आ जाएगी। और इसके अंदर एक काम करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं console.log। या फिर एक सेकंड रुको, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और इसका टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मॉड्यूल। ओके, अब इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, अभी देखो मैं यहाँ पे ना एक बेसिक एक्सप्रेस की एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है ना, const एक्सप्रेस एंड देन ऐप डॉट लिसन, पोर्ट दे दिया यहाँ पे 3000। एंड उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक एक्सप्रेस का सर्वर आ जाएगा, console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। अब आई बिलीव सारी चीजें अभी तक सही हो चुकी हैं। यार एक काम करते हैं, फिलहाल इसको ना रिमूव कर देते हैं, बिकॉज ये ना एक्सप्रेस का सर्वर सेटअप करने के लिए पूरा मतलब ताम झाम बिछाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। ठीक है ना, एंड package.json में क्या दिक्कत आ गई, स्क्रिप्ट्स ओके। अब ठीक है, हाँ, तो हमारी डॉकर फाइल तो यहाँ पे क्रिएट हो गई है और हमने यहाँ पे इंडेक्स के अंदर एक छोटा सा कोड भी लिख लिया है, ये चेक करने के लिए कि भैया हमारा सारी चीजें काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है। ये फाइल प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में डॉकर फाइल नाम से सेव करनी है। बिल्कुल हमने कर ली, बिना किसी एक्सटेंशन के, बिल्कुल कोई एक्सटेंशन नहीं दिया। ठीक है, अब हमारा काम है इमेजेस को बिल्ड करना। अब हमने रेसिपी तो लिख ली, बट एक्चुअल डिश बनाते हैं, मतलब कि इमेजेस को बिल्ड करते हैं। अब टर्मिनल में उस फोल्डर के अंदर आ जाना है, बिल्कुल आ चुके हैं, और यहाँ पे ये कमांड आपको एंटर करनी है। ओके, सो कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने एंटर दबाया एंड यहाँ पे देखो हमारी इमेज बनना शुरू हो चुकी है। तब तक चलो इसको थोड़ा ब्रेक बाय ब्रेक समझ लेते हैं हो क्या रहा है। सबसे पहले आता है डॉकर बिल्ड। डॉकर बिल्ड मतलब डॉकर फाइल को फॉलो करके इमेज बनाओ। फिर -t मेरा ऐप, मतलब कि देखो इमेजेस को एक नाम दो, और -t का मतलब होता है एक टैग, ताकि बाद में पहचान सको। ओके ठीक है, फिर हमने स्पेस देके डॉट दिया है, ये बताता है डॉकर फाइल इस करंट फोल्डर में है और बाकी फाइल भी यहीं से ले लो। ठीक है, देन उसके बाद हमने बताया कि ये कमांड चलते ही तुम्हें टर्मिनल में हर स्टेप का एक आउटपुट दिखेगा, जैसे फ्रॉम नोड 18 डाउनलोड हो रहा है वगैरह वगैरह, फिर npm इंस्टॉल चल रहा है वगैरह वगैरह, बाकी सारी चीजें जैसे आपको देखो यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है ना, ये देखो ये सारी चीजें। ओके, अब इतना होने के बाद आप अपने डॉकर डेस्कटॉप में आकर देखोगे तो देखो यहाँ पे एक इमेज इंस्टॉल हो चुकी है। ये रही वो इमेज, माई ऐप। ये एक इमेज है जो अभी आपने क्रिएट करी है। ठीक है ना, गुड। अब अगर तुमने डॉकर इमेज चलाओ तो तुम्हें अपनी नई इमेज दिखेगी। काम करते हैं, डॉकर इमेज चलाकर देखते हैं। एंड डॉकर इमेज, और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया। एंड एक सेकेंड, अरे यार क्या हो गया, डॉकर इमेजेस। तो देखो हमारी ये एक इमेज है, ये यहाँ पे शो हो रही है, राइट, बिल्कुल अभी अभी हमने क्रिएट करी है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब अपनी कस्टम इमेज को रन करना। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने nginx चलाया था, हम यहाँ पे अपनी पर्सनल इमेज चलाएंगे। कैसे, डॉकर रन फिर -d, देन उसके बाद एक नेम देंगे मेरा ऐप कंटेनर, देन उसके बाद पोर्ट दे देंगे और यहाँ पे अपनी इमेज का नाम देंगे। तो चलो इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे क्लियर किया एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड हमारा कंटेनर हो गया है स्टार्ट। दैट्स इट। स्टार्ट होने के बाद लेट्स सी हमारा कंटेनर कहाँ है। इधर कंटेनर में आएंगे एंड ये मेरा ऐप कंटेनर है एंड यहाँ पे ये देखो हमारा कंटेनर इधर स्टार्ट हो गया और यहाँ पे देखो लॉग्स में इसने क्या दिखाया, हेलो वर्ल्ड। सही है, बढ़िया है, गुड।
तो डॉकर लॉग्स एंड मेरा ऐप कंटेनर। देखो यहाँ पे इसने लॉग्स में क्या लिखा है, मेरा ऐप कंटेनर, मतलब कि हमारी इमेज का मतलब जो कंटेनर है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। गुड। अब यहाँ पे आते हैं लेयर कैशिंग, एक स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन। याद हमने पहले बोला था पैकेट डॉट जेसन पहले कॉपी करना और npm इंस्टॉल अलग से। ये एक स्मार्ट ट्रिक है, चलो इसको समझते हैं कि ये स्मार्ट ट्रिक क्यों है। एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ आपको। सोचो तुमने एक रेसिपी फॉलो की और सिर्फ आखिरी स्टेप में एक छोटा सा चेंज किया, जैसे नमक थोड़ा कम किया। क्या तुम्हें पूरी रेसिपी फिर से शुरू से करने की पड़ेगी? जैसे प्याज फिर से काटना, तेल फिर से गर्म करना? नहीं, तुम क्या करोगे, सिर्फ लास्ट स्टेप रिपीट करोगे, बाकी सब ऑलरेडी हो चुका है। डॉकर भी कुछ ऐसा ही है, हर रन कॉपी स्टेप एक बार लेयर की तरह ट्रीट करता है, राइट, और कैशे कर लेता है। अगर तुमने दोबारा डॉकर बिल्ड चलाया और सिर्फ तुम्हारे ऐप का कोड चेंज हुआ है, पैकेट जैसे नहीं चेंज हुआ, तो डॉकर npm इंस्टॉल वाला स्टेप दोबारा नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी कैशे में ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। उससे क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ वो स्टेप चलाएगा जो चेंज हुआ है। इसलिए हमने पहले पैकेट और जेसन कॉपी किया, देन उसके बाद npm इंस्टॉल चलाया, फिर बाकी का कोड कॉपी किया, ताकि जब भी सिर्फ कोड चेंज हो, जो बहुत ज्यादा बार होता है भी है आपके, आप देखोगे भी फ्यूचर में, तो npm इंस्टॉल जो टाइम लेता है दोबारा ना चलना पड़े। ये बिल्ड को बहुत ज्यादा फास्ट बना देता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऑर्डरिंग ट्रिक बहुत कॉमन है रियल प्रोजेक्ट्स में। जो चीजें काम बदलती हैं, जैसे कि डिपेंडेंसी लिस्ट, उन्हें पहले रखो, और जो चीजें ज्यादा बदलती हैं, मतलब कि जैसे तुम्हारा एक्चुअल कोड, उन्हें बाद में रखो। ठीक है ना, इससे क्या होता है, आपका ना फास्ट हो जाता है टास्क। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने डॉकर फाइल सीखी, उसके अंदर कुछ यहाँ पे हमने कमांड सीखी, राइट। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे रन, एक्सपोज, सीएमडी वगैरह वगैरह ये सब हमने सीखा। लेयर कैशिंग क्या होता है हमने ये भी जाना। कम बदलने वाली चीजें पहले रखनी होती है ताकि बिल्ड फास्ट हो सके। अब आगे क्या, अगले एपिसोड में हम सीखेंगे डॉकर हब, कैसे अपनी बनी हुई इमेज को ऑनलाइन अपलोड मतलब कि पुश करते हैं, और दूसरों की इमेज कैसे डाउनलोड मतलब कि पुल करते हैं। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। ये एपिसोड थोड़ा हैवी था, आई नो, दोबारा पढ़ लेना अगर जरूरत लगे तो। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 7 डॉकर हब। भाई पिछले एपिसोड में हमने अपनी खुद की एक इमेज बनाई थी डॉकर फाइल के थ्रू। आज हम सीखेंगे कैसे हम उस इमेज को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, ताकि हम उसे कहीं भी एक्सेस कर सकें या अपनी टीम के साथ शेयर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डॉकर हब क्या है। स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ आपको। सोचो तुम्हारे फोन में एक प्ले स्टोर ऐप है, ठीक है। जब तुम्हें कोई भी ऐप चाहिए होती है, लाइक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, तुम सर्च करते हो, डाउनलोड करते हो एंड यूज करना शुरू कर देते हो। तुम खुद से वो ऐप नहीं बनाते, ठीक है, किसी ने पहले से बना दिया एंड तुमने उसको अपलोड कर लिया, मतलब तुमने वहां से डाउनलोड कर लिया, दैट्स इट। उसने अपलोड किया और तुमने डाउनलोड कर लिया, दैट्स इट। उसके अलावा अगर तुम खुद एक ऐप डेवलपर हो, तुम अपना बनाया हुआ ऐप भी प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हो, ताकि दूसरे लोग उसको डाउनलोड कर सके। डॉकर हब भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये प्ले स्टोर के जैसा है लेकिन डॉकर इमेजेस के लिए। ये एक वेबसाइट है जहां पे लाखों रेडीमेड इमेजेस अवेलेबल होती हैं, जैसे कि नोड, nginx, माइस्क्ल, पाइथन वगैरह वगैरह, जो तुम सीधा डाउनलोड पुल करके यूज कर सकते हो बिना खुद बनाए। तुम अपनी खुद की बनी हुई इमेज अपलोड कर सकते हो, मतलब पुश कर सकते हो, ताकि दूसरे लोग उसको यूज कर सकें, दैट्स इट, अपने कंप्यूटर पर। अब देखो ये करते कैसे हैं। सबसे पहले इमेज पुल करना। अब तक हो क्या रहा था, ये तुमने ऑलरेडी बिना जाने यूज किया है, ठीक है। याद है हमने डॉकर रन nginx चलाया था स्टार्टिंग में। जब तुमने ये कमांड चलाई थी और तुम्हारे कंप्यूटर पे nginx इमेज नहीं थी, तो डॉकर ने ऑटोमेटिकली डॉकर हब से उसे डाउनलोड कर लिया था। यही है पुल करना। क्या है? पुल करना। अगर तुम मैन्युअली किसी इमेज को पहले से डाउनलोड करना चाहो बिना भी यूज किए, तो ये कमांड आप चला सकते हो, डॉकर पुल पाइथन। ये क्या करेगा, ये उस इमेज को डाउनलोड कर देगा। ओके, अब देखो ये पाइथन की एक ऑफिशियल इमेज डाउनलोड कर लेगा, ताकि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुरंत अवेलेबल हो। अब इसमें कुछ टैग्स होते हैं, स्पेसिफिक टैग्स, जैसे कि देखो हर इमेज के कुछ वर्जन्स होते हैं जिन्हें हम टैग्स बोलते हैं, जैसे कि डॉकर पुल नोड, फिर यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे वर्जन दे देते हैं उसका 18, नोड वर्जन 18, ठीक है। यहाँ पे भी देखो नोड वर्जन 20 एंड यहाँ पे नोड का वर्जन लेटेस्ट। देखो नोड 18 मतलब नोड जेएस का वर्जन 18 वाली इमेज को लेकर आओ, और लेटेस्ट मतलब सबसे नया, मतलब करंट वाला। अगर तुम कुछ भी टैग स्पेसिफिक नहीं करते तो लेटेस्ट ऑटोमेटिकली यूज होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रियल प्रोजेक्ट्स में हमेशा एक स्पेसिफिक वर्जन
देना पड़ता है, ठीक है ना, राइट। क्यों? क्योंकि अगर तुमने लेटेस्ट यूज कर रहे हो और कल को नोड का कोई नया वर्जन आ जाए, तुम्हारा ऐप अचानक से ब्रेक हो सकता है बिना तुम्हें पता चले, क्योंकि लेटेस्ट का मतलब वही बदलता रहता है। स्पेसिफिक वर्जन यूज करना तुम्हारा ऐप हमेशा प्रेडिक्टेबल स्टेबल रहता है। अब डॉकर हब पे अकाउंट बनाना कैसे होता है, देखो, अगर तुमने अपनी खुद की इमेज अपलोड करनी है ना, तो सबसे पहले तुम्हें डॉकर हब पर एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो तुम ब्राउजर पर जाओगे, hub.docker.com पे जाओगे, वहां पे साइन इन पर क्लिक करोगे, अपनी ईमेल वगैरह सारी चीजें वेरीफाई करोगे। अब टर्मिनल से तुम क्या करोगे, वहां पे लॉग इन करोगे। तो मैं करके दिखा देता हूँ कुछ। हम यहाँ पे करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आएंगे टर्मिनल में एंड इसको यहाँ पे एंटर करेंगे, डॉकर लॉग इन करके एंटर कर देंगे एंड मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। सो यहाँ पे मेरा यूजर नेम दिख रहा है वीरेंद्र1408, ठीक है ना, लॉग इन सक्सेड, ओके, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, लॉग इन ऑलरेडी कर लिया। आप भी कर लेना, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। बस आपको यहाँ पे ना, जब पहली बार आप लॉग इन करोगे, तो ये आपको एक नाम देगा, ये आपका यूजर नेम, और आपको एंटर करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही आप एंटर कर दोगे, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा अपने ब्राउजर पर, मतलब आपके ब्राउजर पर, और वहां पे जाके आपको अपने क्रेडेंशियल्स दे देते हैं, जैसे गूगल का लॉगिन पासवर्ड वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये तुमसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। एंटर करने के बाद लॉगिन सक्सेसफुल दिखा देगा। अब क्या करना है, अपनी इमेज को पुश करना है। अब यहाँ एक जरूरी कॉन्सेप्ट है, डॉकर हब पे इमेजेस अपलोड करने के लिए उसका नाम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आएगा तुम्हारा नाम, फिर उसके बाद आएगा इमेज का नाम, ओके। ये इसलिए है क्योंकि डॉकर हब पे लाखों लोग अपनी इमेजेस रखते हैं। अगर सब लोग अपनी इमेज को सिर्फ मेरा नाम लेके बोले तो कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सी इमेज किसकी है। इसलिए हर इमेज के आगे तुम्हारा नाम लगता है, राइट, ओके। इसको स्टोरी माध्यम से समझाता हूँ आपको। इसको ऐसे सोचो जैसे एक शहर में घर का एक एड्रेस है, सिर्फ हाउस नंबर 5 बोलना काफी नहीं होता। अगर पूरे शहर में 100 हाउस नंबर, अगर पूरे शहर में 100 हाउस है और हर 100 हाउस का नंबर है हाउस नंबर 5, इसलिए एड्रेस होता है उनका अवेलेबल। जैसे कि वीरेंद्र हाउस नंबर 5 XYZ कॉलोनी, तुम्हारा यूजर नेम उस कॉलोनी के नाम जैसा है, वो बताता है कि ये इमेज किसकी है। अब इमेज को डीटैग करना। अब देखो, अगर तुम्हें पहले अपनी इमेज का नाम सिर्फ मेरा ऐप, क्या नाम है, मेरा ऐप रखा था, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी किया था, उसे रीनेम मतलब रीटैग करना पड़ता है। रीटैग कैसे करते हैं, डॉकर फिर टैग, फिर यहाँ पे तुम्हारी इमेज का नाम, ठीक है ना, जो तुम्हारी इमेज का नाम है, फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा नेम आएगा एंड देन तुम्हारी अगेन इमेज का नेम आ जाएगा, जो तुम्हारी इमेज है अब तुम्हारे डॉकर पर, राइट। अब देखो, यहाँ पे वीरेंद्र 123 की जगह तुम अपना असली डॉकर हब का नेम लिख सकते हो, राइट। मैंने ये चीज ना ऑलरेडी देखो कर ली थी, तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब बारी आती है पुश करने की। फिर जब आपका ये काम सक्सेसफुली हो जाएगा, इसमें देखो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5 से 6 मिनट मान के चलो तुम, ठीक है ना। जब आपकी इमेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है, इसको पुश कर देना है। कहाँ पे, डॉकर हब पे। पुश कैसे करते हैं, डॉकर पुश, फिर इसके बाद अपनी क्या कहते हैं, अपनी लॉगिन आईडी, मतलब सॉरी अपना नेम एंड देन यहाँ पे आपका ऐप का नेम। तो इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। ये डाल देंगे एंड यहाँ पे अपना नाम चेंज कर देता हूँ मैं 1408 एंड यहाँ पे देखो ये मेरी इमेज क्या हो रही है, मेरे डॉकर हब पर पब्लिश हो गई। अब मैंने देखो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया था, तो लेयर क्या आया यहाँ पे मैसेज, लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके गुड। ये कमांड क्या करता है, ये कमांड तुम्हारी इमेज को डॉकर हब पे अपलोड कर देगा। अपलोड होने में अगेन थोड़ा टाइम लग सकता है इमेज के साइज के हिसाब से। हो जाने के बाद तुम इसको hub.docker.com पे जाके देख भी सकते हो, ठीक है। अब इसको कहां से पुल करना है, पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। अब सबसे अच्छा पार्ट आता है, अब तुम यहाँ कोई भी इमेज, दूसरा इंसान किसी भी कंप्यूटर से तुम्हारी इमेज को पुल कर सकता है। अब कैसे पुल करेगा, तुम क्या करोगे, डॉकर लिखोगे, फिर पुल लिखोगे, फिर अपना नेम और इमेज का नेम। मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको एंड यहाँ पे ये सारी चीज आ जाएंगी और यहाँ पे अपना नेम लिख दो 1408 एंड यहाँ पे देखो यूजिंग डिफॉल्ट टैग आ जाएगा और यहाँ पे आपकी इमेज हो चुकी है पुल, राइट। अब आप इस लाइन के माध्यम से आप अपने इमेज को यहाँ पे, मतलब अपने कंटेनर को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे चीजें करते हैं। 1408 एंड इसमें शायद ओके चल गया हमारा कंटेनर। अब हम देखो इसको यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप पे आकर देखेंगे तो देखो हमारी ये इमेज यहाँ पे शो हो रही है। ये रही हमारी इमेज। सबसे पहले मेरा नाम आया, ठीक है ना, वीरेंद्र 1408, फिर इसके बाद मेरी इमेज का नाम आया, राइट। अभी कंटेनर में जाकर देखें तो शायद कंटेनर ऑलरेडी हमारा क्रिएट हो चुका है, या ये देखो ये रहा हमारा कंटेनर। तो इसमें हम जाएंगे एंड ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर का नाम इसने दे दिया है
कंडेंसेटिंग केपलर, और यहाँ पे देखो इसने एक इमेज दे दी है। ये रही हमारी इमेज जो हमने अभी डॉकर हब पर पब्लिश करी थी, और उसके अंदर देखो हमारा जो मैसेज है वो ये रहा, लॉग्स के अंदर हमारा मैसेज भी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि ये मेरे कंप्यूटर पे तो चल रहा था लेकिन तुम्हारे पे नहीं चल रहा, राइट। बिना डॉकर फाइल दिखे, बिना कोड दिखे, बिना कुछ इंस्टॉल किए, सिर्फ डॉकर चाहिए हमको, एंड पूरा ऐप एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा जैसे तुम्हारे कंप्यूटर पे चल रहा था। अब ये है डॉकर की असली ताकत। वर्क्स ऑन माई मशीन वाली प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तुमने एक इमेज बनाई, तुमने एक बार इमेज बनाई, पुश की, और अब पूरी दुनिया में कहीं से भी लोग उस इमेज को एग्जैक्टली वही इन्वायरमेंट मिल जाएगा और उसको यूज कर सकते हैं। अब रियल वर्ल्ड में ये कैसे यूज होता है, देखो कंपनी का सर्वर डिप्लॉयमेंट है, डेवलपर अपने लैपटॉप पे इमेज बनाता है, डॉकर हब या कंपनी की प्राइवेट रजिस्ट्री पे पुश कर देता है, एंड सर्वर सिर्फ पुल करता है, ठीक है ना, कोई मैनुअल सेटअप नहीं करता, दैट्स इट। अगर 5 डेवलपर एक टीम में है, सबको सेम एनवायरनमेंट चाहिए, कोई एक डेवलपर इमेज बना के पुश कर देता है एंड बाकी सब पुल करके अपने लोकल मशीन पर उसको यूज कर लेते हैं, सिंपल। प्राइवेट रिपोजिटरीज कंपनी में देखो, कंपनी में कोड की इमेज को पब्लिक नहीं करना चाहती, ठीक है, वो प्राइवेट रखना चाहती है। तो डॉकर हब और EWS, ECR, गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री जैसे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट रिपोजिटरीज भी देते हैं जहां सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने डॉकर हब सीखा कि वो क्या है, एक प्ले स्टोर की तरह है जहां पे लोग अपनी इमेज को पुश कर सकते हैं। फिर हमने डॉकर पुल सीखा, डॉकर पुल क्या है, इमेज को डाउनलोड करना। फिर हमने इमेज टैग वगैरह सब चीजें देखी। फिर हमने लेटेस्ट टैग को यूज करना सीखा कि प्रोडक्शन में कैसे ये चीजें यूज होती हैं। हमने इमेज फॉर्मेट देखे, यहाँ पे ये इमेज फॉर्मेट है। फिर हमने कुछ टैग्स देखे जैसे कि डॉकर टैग हो गया, डॉकर पुश हो गया, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने अब हमने ये इमेज कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पे हम डॉकर पुल और डॉकर रन की हेल्प से हम चला सकते हैं, हमने ये भी सीखा। अब अगले एपिसोड में क्या? अगले एपिसोड में हम सीखेंगे वॉल्यूम्स, कैसे हम कंटेनर के अंदर डेटा परमानेंटली सेव करते हैं ताकि अगर कंटेनर डिलीट हो जाए हमारा इंपॉर्टेंट डेटा जैसे डेटाबेस का डेटा ना ढूंढो, मतलब ना उड़े, सॉरी। अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, कि तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 8, वॉल्यूम्स, डेटा परसिस्ट करना। भाई पिछले एपिसोड में हमने डॉकर हब सीखा था। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बिगिनर फेस करता है, वो है कि कंटेनर डिलीट होते ही उसका सारा डेटा भी गायब हो जाता है। अगर तुम्हारे पास एक डेटाबेस कंटेनर है और वो एक्सीडेंटली डिलीट हो गया तो तुम्हारा सारा डेटा हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन है, वो है वॉल्यूम्स। चलो शुरू करते हैं। सोचो तुम एक होटल रूम में रुकते हो एंड तुम्हें रूम में कुछ सामान रखा जैसे कि कपड़े, लैपटॉप, किताबें वगैरह वगैरह। अब जब तुम चेकआउट करते हो होटल रूम को साफ कर देता है, दैट्स इट, ठीक है। अगले गेस्ट के लिए बिल्कुल खाली कर देता है वो, फ्रेश रूम की तरह, मतलब फ्रेश रूम बना देता है उसको। अब तुम्हारा सामान जो तुम भूल गए थे वो वहीं रह जाता है। अब होटल उसे परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता, राइट। अब सेम चीज यहाँ पे समझो, डॉकर कंटेनर भी बिल्कुल ऐसा ही है, होटल रूम के जैसा। जब तक कंटेनर चल रहा है उसके अंदर जो भी डेटा है जैसे कि डेटाबेस में जो सेव किया गया है वो अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही कंटेनर को हम डॉकर आरएम करके डिलीट कर देते हैं तो कंटेनर के अंदर का सारे डेटा भी परमानेंटली गायब हो जाता है, जैसे चेकआउट होते ही होटल रूम खाली हो जाता हो, बिल्कुल वैसे ही। अब प्रैक्टिकली देखते हैं प्रॉब्लम चलती कैसे है। चलो एक डेटाबेस कंटेनर चलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये रहा हमारा एक डेटाबेस है कंटेनर, एंड इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इसको टर्मिनल में जाकर कर दिया पेस्ट, एंड ये हमारा हो गया कंटेनर स्टार्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे MySQL की इमेज यहाँ पे यूज करी है, आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कंटेनर चल रहा है नहीं चल रहा, एंड ये रहा हमारा कंटेनर एंड इट्स सक्सेसफुली रनिंग, राइट, गुड। अब देखो, मान लो कि इस कंटेनर के अंदर हम कुछ डेटा सेव करते हैं, राइट, जैसे कि हमने कोई टेबल वगैरह बनाई, कोई डेटा ऐड किया वगैरह वगैरह। अब अगर तुम कंटेनर को डिलीट कर दो, मान लो इससे कमांड की हेल्प से तुम कंटेनर को कर देते हो डिलीट, ओके, अब कंटेनर हो गया डिलीट, राइट। अब यहाँ पे कोई कंटेनर नहीं है, ठीक है, एंड कहाँ गया ये रहा। अब क्या होगा, अब सारा डेटा हो गया गायब। अगर तुम दोबारा वही इमेज से नया कंटेनर बनाओगे तो वो बिल्कुल खाली होगा, जैसे एक बिल्कुल नया फ्रेश होटल रूम जिसमें कोई प्रीवियस गेस्ट का सामान नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डॉकर का कोई बग नहीं है, ये डॉकर का एक डिजाइन सिस्टम है। कंटेनर को इंटेंशनली टेम्परेरी ही बनाया जाता है ताकि उन्हें फास्ट बनाया जा सके, ठीक है ना। लेकिन डेटा के लिए हमें एक अलग सॉल्यूशन चाहिए होता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम्स। अब ये वॉल्यूम्स है क्या, सबसे पहले ये समझो। अब सोचो,
सेम होटल में एक अलग परमानेंट लॉकर रूम भी है जहां पे तुम अपनी जरूरत का सामान रख सकते हो, जैसे होटल रूम चेकआउट, मतलब जो होटल रूम चेकआउट होने के बाद भी सेफ रहता है। ये लॉकर रूम होटल के रूम से अलग होता है, चाहे रूम साफ हो जाए बट लॉकर का सामान वैसे का वैसा ही रहता है। सिमिलरली डॉकर वॉल्यूम भी बिल्कुल यही लॉकर रूम के जैसा है। ये एक अलग जगह है कंटेनर के बाहर, जहां डेटा कंटेनर के लाइफ साइकिल से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इंडिपेंडेंट स्टोर होता है। कंटेनर डिलीट हो जाए क्या फर्क पड़ता है, वॉल्यूम में डेटा सेफ रहता है। ओके, अब वॉल्यूम प्रैक्टिकली बनाते कैसे हैं, देखो एक नए वॉल्यूम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉकर फिर वॉल्यूम फिर क्रिएट लिखना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे मेरा डेटा। अब ये मेरा डेटा क्या है, ये एक नया वॉल्यूम बनाता है जिसका नाम है मेरा डेटा। अब ये डॉकर अपने मैनेज स्पेस में स्टोर होता है, तुम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखने की जरूरत नहीं होती, डॉकर खुद संभाल लेता है। तो चलो इसे एक बार हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हमने कॉपी किया एंड यहाँ पे कर दिया पेस्ट, तो यहाँ पे मेरा डेटा एक वॉल्यूम क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे वॉल्यूम्स में जाकर के देखते हैं तो ये देखो ये है एक मेरा डेटा, ठीक है ना, ये क्या है एक वॉल्यूम है जो अभी हमने क्रिएट करी है। ओके, अब सारे वॉल्यूम्स हम कैसे देख सकते हैं, सारे वॉल्यूम देखने के लिए आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, डॉकर वॉल्यूम ls। एंड अभी हमारे पास आई बिलीव दो वॉल्यूम है, एक तो ये लोकल वॉल्यूम है, एक तो ये मतलब कुछ अलग से वॉल्यूम है जो हम शायद काम कर रहे थे तब क्रिएट हो गई होगी, एंड ये एक वॉल्यूम है जो अभी हमने क्रिएट करी है जिसका नाम है मेरा डेटा। ओके, अब देखो कंटेनर को वॉल्यूम से कैसे कनेक्ट करते हैं। अब जब हम कंटेनर बनाते हैं हम उसे इस वॉल्यूम से जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे। एक सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में सारी कमांड आपको समझाऊंगी कि चल क्या रहा है। एंड दैट्स इट, तो ये हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया है, इसका पासवर्ड ये रहा। गुड, कंटेनर क्रिएट हो गया, देखते हैं जरा। एंड ये रहा हमारा कंटेनर मेरा डीबी। गुड, अब समझो ये हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले ये समझो, -v फिर मेरा डेटा फिर यहाँ पे हमने कॉलन लिखा, फिर उसके बाद स्लैश फिर var/lib/mysql। इसका मतलब है हमारा वॉल्यूम मेरा डेटा कंटेनर के अंदर है। हमारा वॉल्यूम किसके अंदर है, इस कंटेनर के अंदर। ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या है हमारा वॉल्यूम। ओके, अब देखो हमारा वॉल्यूम ये वाला जो कंटेनर के अंदर के /var/lib/mysql फोल्डर से कनेक्ट करो, ये हमने इंस्ट्रक्शन दिया है। ये वो जगह है जहां पे MySQL अपना डेटा स्टोर करता है। ओके, ये थोड़ी याद रखने वाली चीज थी। कौन सी चीज, ये वाली। ओके, अब जो भी डेटा इस फोल्डर में सेव होगा वो कहां चला जाएगा, वो असल में वॉल्यूम में जा रहा होता है, ना कि कंटेनर के अंदर। कंटेनर तो सिर्फ एक विंडो है जो उस डेटा को देखने के लिए अवेलेबल होती है। अब देखो, अब डिलीट करके टेस्ट करते हैं। मान लो अब हम यहाँ पे अपनी इस कंटेनर को डिलीट कर देते हैं, तो इस कंटेनर को पहले डिलीट करता हूं मैं, एंड ये हमारे कंटेनर डिलीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा कंटेनर डिलीट हो गया। हाँ देखो, अब यहाँ पे कोई कंटेनर नहीं है, लेकिन क्या वॉल्यूम अभी अवेलेबल है, यू कैन सी हमारा वॉल्यूम अभी भी अवेलेबल है एंड उसके अंदर ये सारी चीजें अभी भी मतलब स्टोर है। देखो कंटेनर डिलीट हो गया, अब एक नया कंटेनर बनाते हैं वही वॉल्यूम यूज करके। तो ये हमारा कंटेनर है, एक नया कंटेनर क्रिएट करते हैं हम, बट सेम वॉल्यूम हम यूज करेंगे। एंड हमने वॉल्यूम का नेम यहाँ पे दे भी रखा है, देखो -v फिर यहाँ पे मेरा डेटा एक वॉल्यूम का नाम है, एंड देन यहाँ पे MySQL का मतलब जो भी रूट है, पाथ है वगैरह वगैरह। अब इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं एंड व्हाट हैपन, तो यहाँ पे नया डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, मतलब नया कंटेनर क्रिएट हो गया। ये रहा नया कंटेनर एंड अब देखो ये एक नया कंटेनर, पुराने वाले का सारे डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डेटा वॉल्यूम में था, कंटेनर में नहीं था। बिल्कुल जैसे नए होटल में रूम में भी सारा तुम्हारा लॉकर एक्सेस हो जाता है ना, एक मिनट सुन, बिल्कुल जैसे नए होटल रूम में भी तुम्हारा लॉकर एक्सेस हो जाता है, सेम वैसे ही तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। वॉल्यूम के अंदर तुम्हारा सारा डेटा स्टोर होता रहेगा एंड कंटेनर तुम यहाँ पे डिलीट भी कर दोगे ना, तब भी तुम्हारा डेटा सारा स्टोर रहेगा। अब इसमें एक और तरीका होता है, पिछले एपिसोड के डाउट्स में हमने ये ऑलरेडी देखा था, लेकिन चलो इसको यहाँ प्रॉपर्ली कैटेगराइज करते हैं। -v के साथ दो तरीके होते हैं डेटाबेस को आउटसाइड स्टोर करने के लिए। पहला, एक तो नेम्ड वॉल्यूम, जो अभी हमने देखा डॉकर खुद मैनेज करता है स्टोरेज लोकेशन, -v फिर यहाँ पे हमारे वॉल्यूम का नाम फिर इसके बाद लोकेशन। फिर एक होता है बाइंड माउंट, ये क्या होता है,
तुम खुद अपने कंप्यूटर का स्पेसिफिक फोल्डर पॉइंट कर सकते हो। इसको कैसे कर सकते हो, -v, फिर यहाँ पे डॉलर, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस, फिर pwd कॉलन, फिर यहाँ पे ऐप। अब इसमें देखो फर्क कब यूज करना है, नेम्ड वॉल्यूम और बाइंड माउंट, ये दोनों समझो डिफरेंस। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लूं मैं, अब ठीक है। देखो कौन मैनेज करता है, डॉकर खुद मैनेज करता है ये तो, ठीक है ना। क्या, नेम्ड वॉल्यूम डॉकर खुद मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन बाइंड माउंट क्या है, तुम खुद अपने कंप्यूटर के फोल्डर से मैनेज करते हो, ओके। अब ये जो किसके लिए बेस्ट होता है, देखो जो नेम्ड वॉल्यूम है, नेम्ड वॉल्यूम बेस्ट होता है डेटाबेस, डेटा प्रोडक्शन, डेटा इन चीजों के लिए बेस्ट होता है। बट बाइंड माउंट किसके लिए बेस्ट होता है, डेवलपमेंट के टाइम कोड सिंक करना हो तब ये बेस्ट होता है। फिर लोकेशन के परस्पेक्टिव से देखें तो जो हमारा नेम्ड वॉल्यूम है, डॉकर की अपनी एक मैनेज जगह दे देता है, बट बाइंड माउंट तुम्हारे कंप्यूटर का एग्जैक्ट फोल्डर जो तुम सिलेक्ट करते हो वो देता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेटाबेस के लिए हमेशा नेम्ड वॉल्यूम यूज करो, जैसे हमने दिया था मेरा डेटा बनाते वक्त, ठीक है ना। अब ये ज्यादा सेफ और पोर्टेबल होता है। डेवलपमेंट के टाइम अपना कोड सिंक करने के लिए बाइंड माउंट यूज कर सकते हो, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जब तुम्हारी फाइल चेंज हुई थी तुरंत रिफ्लेक्ट करनी थी, वैसे ही। अब अगर वॉल्यूम डिलीट करना हो तो, अगर तुम्हें वॉल्यूम डिलीट करना है तो आप ये वाली कमांड यहाँ पे रन कर सकते हो। तो इसको रन करते हैं जरा एक बार, एंड ओके, वॉल्यूम इज नॉट इन यूज, व्हाट इज द इशू। कंटेनर को पहले हम यहाँ पे एक बार क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पे कंटेनर क्लोज हो गया, एंड एरर रिस्पॉन्स, वॉल्यूम इज नॉट इन यूज, व्हाट इज द इशू। चलो मैं अभी बाद फिगर आउट करूंगा इसको। देखो ये करता क्या है, ये कमांड तभी काम करेगा जब कोई भी कंटेनर उस वॉल्यूम को यूज नहीं कर रहा हो। वेट अ मिनट, या एग्जैक्टली सॉरी, ये कंटेनर इसको यूज कर रहा है, तो पहले इस कंटेनर को डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया, एंड अब हम दोबारा से इसको रन करेंगे तो या अब देखो हमारा जो मेरा डेटा, हमारी वॉल्यूम थी वो भी हमने डिलीट कर दी। अब हम वॉल्यूम में जाकर देखते हैं तो हमारी वॉल्यूम डिलीट हो चुकी है, ठीक है। ये एक सेफ्टी चेक होता है, डॉकर नहीं चाहता कि तुम गलती से इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट कर दो जो अभी भी यूज हो रहा है। अगर तुम्हें वो सारे वॉल्यूम्स डिलीट करने हैं, किसी भी कंटेनर से कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना, मतलब अनयूज्ड है, तो तुम उसको डिलीट कर सकते हो। उसको लोग कैसे करते हैं डिलीट, डॉकर वॉल्यूम PRUNE। अब ये कैसे होता है देखो, अब देखो, दिस विल रिमूव anonymous local volume not used by at least one container. Are you sure you want to continue? Yes. तो देखो उसने सारी वॉल्यूम्स डिलीट कर दी। अब क्या एक भी वॉल्यूम अवेलेबल है हमारे कंटेनर में, देखें तो अब तो यहाँ पे खाली हो गया। तो इस तरीके से हम सारी वॉल्यूम्स को डिलीट कर देते हैं। रियल वर्ल्ड में कंपनीज इसको कहाँ यूज करती हैं, देखो डेटाबेसेस के टाइम पे जैसे MySQL, PostgreSQL या MongoDB हमेशा प्रोडक्शन में वॉल्यूम के साथ चलते हैं, कभी भी बिना वॉल्यूम के नहीं चलते। क्योंकि अगर कभी भी बिना वॉल्यूम के नहीं चलते, क्योंकि अगर कंटेनर किसी वजह से रीस्टार्ट हो जाए, जो नॉर्मल होता है, पूरा डेटाबेस डेटा सेफ रहना चाहिए उसके लिए। फाइल अपलोड सिस्टम में देखें तो अगर तुम्हारा ऐप यूजर की अपलोड इमेज फाइल स्टोर करता है तो उन्हें भी वॉल्यूम्स में रखा जाता है, ताकि कंटेनर रीस्टार्ट होने पे अपलोड ना उड़े। डेवलपमेंट टीम बाइंड माउंट यूज करती है अपने लोकल डेवलपमेंट में, ताकि कोड चेंज तुरंत रिफ्लेक्ट हो एंड बिना बार बार रिबिल्ड किए। अब जो आज हमने सीखा कंटेनर टेम्परेरी होते हैं बाय डिजाइन, डिलीट होते ही अंदर का डेटा गायब हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या था, वॉल्यूम हमने अच्छे से सीखा, इसी कुछ कमांड्स है ये भी हमने अच्छे से सीखी। तो नेम्ड वॉल्यूम क्या होते हैं ये भी हमने अच्छे से जाना। अब आगे क्या, अगले एपिसोड में हम सीखेंगे डॉकर नेटवर्किंग, कैसे दो अलग कंटेनर जैसे एक बैकएंड और एक डेटाबेस एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए एपिसोड 10 डॉकर कंपोज। देखो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें डॉकर में क्रिएट कर देखी। अगर मान लो कल तुम्हें फ्रंट एंड भी ऐड करना हो तो तुम्हें एक बहुत ही लंबी सी कमांड पेस्ट करनी होगी, और अगर तुम्हें किसी दूसरे कंप्यूटर पे एग्जैक्ट वही सेटअप चलाना हो तो तुम्हें ये सारी कमांड्स याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, या फिर कहीं पे लिख कर रखनी पड़ेगी। अब देखो ये बहुत ही मैसी होता है। अब इसका एक सॉल्यूशन है, सब कुछ एक फाइल में लिख देना। अब इसको बोलते हैं डॉकर कंपोज। अब ये डॉकर कंपोज एक्चुअली होता क्या है, इसको समझो ध्यान से। सोचो एक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें 10 अलग म्यूजिशियन है, जैसे कि
वायलिन, ड्रम, पियानो, अब सब अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, राइट। अगर हर म्यूजिशियन अपनी मर्जी से अलग टाइम पे बजाएगा तो सिर्फ शोर होगा, म्यूजिक नहीं बनेगा। इसलिए ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर होता है, एक इंसान जो सबको साथ लेकर चलता है, सही टाइम पे सही तरीके से सही कोऑर्डिनेट करता है। कंडक्टर के पास एक शीट होती है म्यूजिक की, ठीक है ना, जिसमें लिखा होता है कि कौन कब क्या बजाएगा। तो डॉकर कंपोज क्या है, वो एक्चुअली यही शीट है, ठीक है ना। ये एक टूल है जो मल्टीपल कंटेनर को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, स्टार्ट स्टॉप और मैनेज करता है एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन के फाइल के थ्रू। अब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल शीट म्यूजिक की तरह होती है, जिसमें लिखा होता है कि कौन सा कंटेनर चाहिए, उनकी सेटिंग्स क्या है, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका नाम होता है डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल। अब देखो वाई एम एल का फॉर्मेट समझो पहले। कंपोज फाइल वाई एम एल फॉर्मेट में लिखी जाती है, ये जैसे जैसा ही है अगर तुमने देखा हो तो, लेकिन इंडेंटेशन मतलब स्पेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। इंडेंटेशन से स्ट्रक्चर बनता है कर्ली ब्रेसेस की जगह। देखो YAML में स्पेसिंग बहुत जरूरी है, अगर तुम्हें गलत जगह स्पेसिंग दिया तो पूरी फाइल काम नहीं करेगी। हमेशा स्पेसेस यूज करो, टैब की नहीं यूज करनी होती इसमें। ये सबसे कॉमन गलती होती है जो बिगिनर्स करते हैं। अब हम पहला अपना डॉकर का सबसे पहला YAML फाइल लिखते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखता है, सबसे पहले ये सारे कोड होता है। मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, एक सेकेंड, ये कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पे मैंने इसके अंदर डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल यहाँ पे आके ये फाइल इधर पेस्ट कर दी। अब इसकी हर चीज समझते हैं इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले आता है यहाँ पे सर्विस बैक एंड डीबी। देखो सर्विसेज के अंदर हम हर कंटेनर को नाम देते हैं, यहाँ हमने बैक एंड और डीबी दिया है। ये नाम ऑटोमेटिकली कंटेनर का नाम भी बन जाता है, और नेटवर्किंग में भी हम इसी नाम से ही एक दूसरे को रिफर कर सकते हैं, जैसे पहले हमने किया था, आपने देखा होगा। फिर आता है यहाँ पे बिल्ड वर्सेज इमेज। ओके, तो बैकएंड में बिल्ड देखा होगा आपने, अभी लिखा हुआ है। तो बिल्ड बताता है कि इस फोल्डर में जो डॉकर फाइल है उसके थ्रू इमेज बनाओ, ये हमारी कस्टम इमेज के लिए यूज होता है। फिर आता है यहाँ पे डीबी इमेज माई सिक्वल। माई सिक्वल बताता है सीधा डॉकर हब से ये रेडीमेड इमेज यूज करो, ये रेडीमेड इमेजेस के लिए ही यूज होता है। फिर आता है पोर्ट्स मैपिंग। तो यहाँ पे हमने एक पोर्ट्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यू कैन सी इधर। अब ये वही हाइफन पी पोर्ट हाइफन पी 3000:3000 है, ये जो पहले हमने डॉकर रन करते वक्त यूज किया था, बस इस बार हम YML के फॉर्मेट में दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट बता दिया, माईसीक्वल का पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है ना। ये वही हाइफन ई माईसीक्वल रूट पासवर्ड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड इंटू 3 है YML के फॉर्मेट में, दैट्स इट। फिर हमने यहाँ पे वॉल्यूम्स भी मेंशन कर दिए, ठीक है ना। वॉल्यूम्स हमने क्या अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, अगर आपको कंफ्यूजन है तो वॉल्यूम्स का सेक्शन आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है ना। ये वही वॉल्यूम वाला कंसेप्ट है जो हमने सीखा था, यहाँ डिफाइन हो रहा है। एंड नीचे फाइल के आखिर में हमने इस वॉल्यूम को डिक्लेयर भी कर दिया, ये रही हमने डिक्लेरेशन फाइल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखो चीजें लिखी हैं, बैकएंड के अंदर डिपेंड्स ऑन हाइफन डीबी। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बैकएंड को स्टार्ट करने से पहले डीबी को स्टार्ट करो। ये जरूरी है क्योंकि बैकएंड को डेटाबेस की जरूरत होगी कनेक्ट होते वक्त। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि डिपेंड ऑन सिर्फ स्टार्ट होने का एक ऑर्डर होता है, कंट्रोल करता है, ये गारंटी नहीं करता कि डेटाबेस पूरी तरह रेडी है। किसके लिए रेडी है, कनेक्शन के लिए, ठीक है ना। कभी कभी डेटाबेस स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन थोड़ी देर लग जाती है फुली रेडी होने में। रियल प्रोडक्शन ऐप में इसके लिए एक्स्ट्रा रिट्राई लॉजिक भी लिखा जाता है। अभी के लिए हमारे बेसिक यूज के लिए हम यहाँ पर सिर्फ डिपेंड्स ऑन काफी है। ओके, फिर आता है कंपोज को चलाना। कंपोज चलाते कैसे हैं, कंपोज चलाने के लिए आपको टर्मिनल में आके डॉकर कंपोज आप लिखना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करते हैं और पहले इस फोल्डर में आ जाएंगे एंड cd एपिसोड -9 एंड यहाँ पे इसको एंटर कर दिया एंड हमारा डॉकर कंपोज यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ओपन डॉकर फाइल। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे ना थोड़े से चेंजेस किए हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ पे डॉकर फाइल और पैकेट डॉट जैसे यहाँ पे हमने क्रिएट ही नहीं किया था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक डॉकर फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी कि डॉकर फाइल हम क्यों क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद मैंने index.js भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया, उसके अंदर एक छोटा सा मैसेज लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और पैकेट.json ये रहा, ठीक है ना। गुड। अब देखो हमें डॉकर फाइल और डॉकर कंपोज डॉट YML एक साथ यहाँ पे क्रिएट करना होता है। तो अब एक काम करते हैं, अब दोबारा से टर्मिनल में जाएंगे। एक सेकेंड, अरे कहाँ चला गया। एंड अब यहाँ पे
डॉकर कंपोज डॉट डॉकर कंपोज, एक सेकेंड पे क्या हो गया ये चल के मेरा, कॉपी कर लो पूरी को, या फिर चलो यहाँ पे आप ही लिखना है ना। एंड अब देखो हमारी सारी चीजें काम कर रही हैं, हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। बैकएंड 1 में देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, गुड। एंड अब हम जाएंगे इधर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक नया कंटेनर आ चुका है एपिसोड 9 के नाम से, ठीक है ना। इसमें दो कंटेनर, दो चीजें अवेलेबल है हमारे पास, एक तो हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है माईसीक्वल, और यहाँ पे बैकएंड अवेलेबल है। एंड बैकएंड के अंदर यू कैन सी हमको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। बैकएंड के अंदर क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है index.js, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना फ्रंट एंड के भी डॉकर कंपोज YML फाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको इजीली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये कमांड कंपोज फाइल पढ़ेगा, ठीक है ना, सारे जरूरी इमेजेस बिल्ड पुल करेगा एंड नेटवर्क और वॉल्यूम ये सारी चीजें बनाएगा और सारे कंटेनर्स को सही ऑर्डर में स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। बैकग्राउंड में चलाने के लिए इसको आप यहाँ पे -d लगा सकते हो लास्ट में, तो ये बैकग्राउंड में सब चलता रहेगा। अब सब कुछ बंद करने के लिए आप यहाँ पे ये चीज कमांड चला सकते हो, डॉकर कंपोज डाउन, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पे जाकर के बंद कर सकते हो चीजों को, ठीक है, गुड। एंड ये सारे कंटेनर को स्टॉप, ओके तो हमने देख लिया था। और जब तक तुम एक्सप्लिसिटली -v फ्लैग नहीं दे रहे, एक मिनट ये क्या लिखा है, इस सारे कंटेनर को स्टॉप और रिमूव कर देगा, लेकिन वॉल्यूम सेफ रहता है, ठीक है ना, जब तक तुम एक्सप्लिसिटली -v फ्लैग नहीं दे देते, ठीक है ना। तो -v फ्लैग देने के बाद ये वॉल्यूम्स को भी डिलीट कर देगा, ठीक है। अब देखो पहले क्या था और अब क्या था, पहले आप डॉकर कमांड चला रहे थे, इतना सारा कोड आप प्रिंट कर, मतलब इतना सारा जो लाइन्स है आप लिख रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब डॉकर कंपोज की हेल्प से आपको सिर्फ इतना लिखना है, डॉकर कंपोज अब -d, दैट्स इट। एक कमांड पूरा सेटअप, सारा काम तुम्हारे डॉकर कंपोज YML फाइल में हो जाएगा। अब रियल वर्ल्ड में कंपनी कहाँ यूज करती है तो समझो, इसको कंपनी लोकल डेवलपमेंट के टाइम पे यूज करती है। ऑलमोस्ट हर टीम जब लोकल मशीन पे काम करती है तो डॉकर कंपोज यूज करती है। अपना पूरा सेटअप, बैकएंड डेटाबेस, कैशे वगैरह वगैरह सारी चीजें इसी हेल्प से करती है। फिर स्मॉल टू मीडियम डेवलपमेंट, छोटे और मीडियम कंपनीज अपने प्रोडक्शन सर्वर पे भी डॉकर कंपोज यूज करती हैं, जब उन्हें बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्केस्ट्रेशन जैसे कुबरनेट्स की जरूरत नहीं होती। ऑन बोर्डिंग के टाइप, जब नए डेवलपर टीम ज्वाइन करता है तो उन्हें मैनुअली 10 अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, बस डॉकर कंपोज अब चलाते ही एंड पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेडी हो जाता है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने डॉकर कंपोज सीखा। वो क्या है, एक कंडक्टर की तरह होता है, ठीक है ना, जो मल्टीपल कंटेनर को एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फाइल से कोऑर्डिनेट करता है। डॉकर कंपोज YML फाइल के बारे में हमने थोड़ा जाना, फिर सर्विसेज और छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में हमने सीखा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये कुछ कमांड थे, इनके बारे में भी हमने काफी जाना। अब आगे क्या, अगले एपिसोड में हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकली एक रियल मर्न स्टैक प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे, जहां पे पूरा एक ऐप जिसमें फ्रंट एंड और रिएक्ट, मतलब फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस मोंगोडीबी डॉकराइज करेंगे कंपोज के साथ। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो लाइक करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं वीडियो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 10, जहां पे हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सीखेंगे, मर्न स्टैक को डॉकराइज करना कैसे होता है। भाई अभी तक हमने सारे जरूरी कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे कि इमेजेस, कंटेनर, डॉकर फाइल, वॉल्यूम्स, नेटवर्किंग, कंपोज, सब कुछ। आज हम सब कुछ एक साथ रियल प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। हम एक पूरा मर्न स्टैक मोंगोडीबी एक्सप्रेस प्लस रिएक्ट प्लस नोड डॉकराइज करेंगे। ये एपिसोड कोर्स का कैपस्टोन है, सब कुछ जहां हमने सीखा, जो हमने सीखा यहाँ यूज होगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं। मान लो हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा एपिसोड 10 है, इसके अंदर दो फोल्डर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। लेट मी शो इफ आई पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो दो फोल्डर हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड के नाम से, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्ट कुछ ऐसा होने वाला है। बैक एंड के अंदर यहाँ पे पैकेट और जेसन, इंडेक्स, जीएस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, एंड फ्रंट एंड के अंदर भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। एंड बाहर हमने यहाँ पे डॉकर कंपोज डॉट YML फाइल लिख रखी है, ये रही फाइल। इसके अंदर सारी जरूरी चीजें कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए हमारे मर्न ऐप को मर्न ऐप को डॉकर पे अपलोड करने के लिए, मतलब पुश करने के लिए। फिर यहाँ पर डॉकर गिट इग्नोर भी लिखा है, मैंने डॉकर इग्नोर भी लिखा है कि हमें क्या क्या चीजें गिटहब पर पुश नहीं करनी, जैसे नोड मॉड्यूल्स डॉट गेट डॉट इनवी डॉट लॉग। ओके, देखो हमें तीन चीजें चाहिए। बैकएंड चाहिए, बैकएंड के लिए डॉकर फाइल हमने लिख लिया ऑलरेडी, ये रही हमारी बैकएंड की डॉकर फाइल, ठीक है ना। फिर फ्रंट एंड रिएक्ट के लिए हमने डॉकर फाइल ऑलरेडी लिख लिया, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रही हमारी फ्रंट एंड की डॉकर फाइल। ओके, दिस वन। फिर उसके बाद
एक डॉकर कंपोज वाईएमएल जो फ्रंट एंड और बैक एंड मोंगोडीबी मतलब सबको तीनों को जोड़ेगा, वो ये रहा हमारा डॉकर कंपोज का वाईएमएल। ओके, देखो बैकएंड का डॉकर फाइल इसे समझा देता हूँ मैं आपको। पहले बैकएंड के अंदर मैंने डॉकर फाइल जो लिखी है उसका कोड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने। अब इसकी सारी चीज समझ लेते हैं हम पहले। ये हमने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी सीखा था। बस यहाँ पे पोर्ट 5000 दिया जो हमारा बैकएंड यूज करेगा। ये तुम्हारा एक्चुअल कोड के हिसाब से सब बदल सकता है, ठीक है ना। अब फ्रंट एंड का डॉकर फाइल, यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है। फ्रंट एंड हमने रिएक्ट थोड़ा अलग लिया है, रिएक्ट ऐप डेवलपमेंट में अलग तरीके से चलता है और प्रोडक्शन में अलग। तो चलो पहले इसको सिंपल डेवलपमेंट में देख लेते हैं। तो डॉकर फाइल के अंदर हमने ये कोड लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेवलपमेंट के लिए तो देखो ठीक है, ये सारा कोड मैं आपको गिटहब पे सारा कोड मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। देखो ये डेवलपमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए एक बेटर अप्रोच होती है, उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज बिल्ड। मल्टी स्टेज बिल्ड, चलो इसको समझते हैं और थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे। स्टोरी के माध्यम से समझो। जैसे सोचो एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए बहुत सारे सामान चाहिए होते हैं, लाइक कटिंग बोर्ड, रॉ इंग्रेडिएंट्स, मल्टीपल पोक्स, मसाले वगैरह वगैरह। लेकिन जब खाना टेबल पर सर्व होता है तो सिर्फ एक प्लेट में फाइनल डिश चाहिए होती है। कस्टमर को किचन में मैस दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो जो हमारा मल्टी स्टेज बिल्ड होता है वो इसी तरीके से काम करता है। पहले किचन स्टेज में हम पूरा बिल्ड प्रोसेस करते हैं, जिसमें बहुत सारी टेम्परेरी फाइल डिपेंडेंसीज लगती हैं और सिर्फ फाइनल रेडी आउटपुट एक छोटे से क्लीन इमेज में डाल देते हैं। तो फिर डॉकर फाइल हमारा कुछ ऐसा दिखता है। स्टेज 1 बिल्ड करना, राइट। फिर स्टेज 2 में हम यहाँ पे फाइनल आउटपुट सर्व करते हैं, सर्विंग प्लेट कि यहाँ पे हम क्या क्या चीजें ले रहे हैं फ्रॉम एनजीएनएक्स एयर अल्पाइन। कॉपी हमें कहाँ से करना है ये हमने और वो दे दिया, एक पाथ दे दिया, और सीएमडी के अंदर हमें कौन कौन सी फाइल चाहिए, दैट्स इट। इसको समझते हैं चलो। स्टेज 1 एज बिल्ड, यहाँ पे हम पूरा रिएक्ट प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं जिसमें नोड जेएस, एनपीएम पैकेजेस सब कुछ चाहिए होता है। ये स्टेज बहुत भारी होता है। फिर स्टेज 2 आता है, ये एक बिल्कुल नया हल्का एनजीएनएक्स इमेज शुरू से हमने लिया है, ठीक है ना। फिर हमने एक पाथ दे दिया, सिर्फ बिल्ड का एक फाइनल आउटपुट जो डिस्क फोल्डर में यूज होता है, नए हल्के इमेज ले आता है, दैट्स इट। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनल इमेज में नोड डॉट जेएस एनपीएम ये हमारे सोर्स कोड कुछ भी नहीं है। सोर्स कोड कुछ भी नहीं है, सिर्फ फाइनल एचटीएमएल जेएसएस फाइल जाती है प्रोडक्शन में जो एनजीएनएक्स सर्व करता है। इससे इमेज का साइज बहुत छोटा हो जाता है एंड प्रोडक्शन में ये फास्ट और सिक्योर भी होता है, राइट। फिर हमने यहाँ पे डॉकर कंपोज वाईएमएल ये तो सब जोड़ देता है, हमने सीख लिया है, ठीक है, गुड। ये सारा कोड मैं ऑलरेडी आपको गिटहब पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इसको देखो समझते हैं थोड़े ध्यान से। बिल्ड स्लैश बैकएंड ये बताता है कि बैकएंड फोल्डर के अंदर डॉकराइज है, डॉकर फाइल है, उसको यूज करो, ना कि करंट फोल्डर का डॉकर फाइल यूज करो। फिर यहाँ पे मोंगोडीबी का हमने यूआरएल दे रखा है। यहाँ देखो हमने मोंगोडीबी लिखा है, जो कंपोज फाइल में हमारे मोंगोडीबी सर्विस का नाम है, ना कि कोई आईपी एड्रेस। याद है एक नेटवर्किंग वाले एपिसोड में हमने सेम नेटवर्क में कंटेनर्स नाम से बात कर सकते थे, सेम वैसा ही होता है। देन डिपेंड्स ऑन मोंगोडीबी, ये बैकएंड को स्टार्ट करता है मोंगोडीबी की हेल्प से। एंड यहाँ भी सेम चीज हो रही है। यहाँ पे फ्रंट एंड हमारा स्टार्ट हो रहा है, बैकएंड स्टार्ट होने के बाद फ्रंट एंड स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे बैकएंड कोड में मोंगोडीबी से कनेक्ट करना, ब्रिक 5। सिर्फ रेफरेंस के लिए बैकएंड के लिए इंडेक्स डॉट जेएस में कनेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये बस एक रेफरेंस दे रखा है मैंने आपको, बट रियल प्रोडक्शन रेडी कोड ऐसा नहीं होता। वो कैसा होता है मैंने अपने नोड जेएस की सीरीज में दिखाया था, उसको जाके देख लेना अगर आपको कोई दिक्कत आए तो। यहाँ पे हमने डॉट इनवी से अपना मोंगोडीबी का यूआरएल मंगवाया, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें बताने के लिए। फिर पूरा प्रोजेक्ट चलाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉकर कंपोज अप -d। चलो इसको स्टार्ट करते हैं एंड कॉपी करेंगे, इसको पूरे को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मोंगोडीबी की इमेज पुल कर रहा है, ओके। मोंगोडीबी की इमेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। अब ये कमांड क्या कर रहा है, मोंगोडीबी की इमेज डाउनलोड कर रहा है एंड बैकएंड की इमेज बिल्ड करेगा उसके डॉकर फाइल से, एंड फ्रंट एंड की इमेज बिल्ड करेगा मल्टी स्टेज बिल्ड के साथ, एंड तीनों को मर्न नेटवर्क से कनेक्ट करेगा एंड सबको सही ऑर्डर में स्टार्ट करेगा। तो कुछ मिनट का वेट करो, पहली बार बिल्ड होने में इसको टाइम लगता है। एंड फिर ब्राउजर में तुम लोकल होस्ट पे ये चेक भी कर सकते हो, लोकल होस्ट 5000 बैकएंड एपीआई के लिए, लोकल होस्ट 5000 और फ्रंट एंड के लिए लोकल होस्ट 5173। यू कैन सी हमारे सारे कंटेनर स्टार्ट हो चुके हैं एंड जब हम जाएंगे अपने डॉकर डेस्कटॉप में,
हमारे पास और एक कंटेनर का नाम है एपिसोड 10। अब इसके अंदर हम जाकर देखेंगे तो देखो हमारे तीनों कंटेनर एक साथ चल रहे हैं। ये फ्रंट एंड ये रहा, ठीक है ना। फ्रंट एंड का एक हमको यहाँ पे पोर्ट वगैरह सब दे रखा है, एंड बैक एंड का पोर्ट हमको दे रखा है, एंड मोंगोडीबी हमारा अलग से चल रहा है, ठीक है। सारी चीजें सही काम कर रही है। देखो यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, सर्वर कनेक्टेड और रनिंग ऑन पोर्ट 1000 एंड मोंगोडीबी कनेक्टेड, मतलब रनिंग ऑन पोर्ट 5000 मोंगोडीबी कनेक्टेड। एंड इज इट वर्किंग? देखो यहाँ पे बर्न ऐप कनेक्ट हो चुका है हमारा, एंड बैक एंड से कनेक्ट नहीं हो पाया, मे भी कोई दिक्कत हो गई होगी, बट या हमारा फ्रंट एंड यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुका है। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, गुड। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे देखो फ्रंट एंड बैक एंड का यहाँ पे जो लॉग्स हैं वो ये दिख रहे हैं। फ्रंट एंड के लॉग्स आपको ये दिख रहे हैं, ओके, एंड मोंगोडीबी के लॉग्स आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। हाँ, छोटे मोटे जो बग्स हैं वो हम मैन्युअली फिक्स कर सकते हैं कोडिंग के समय, बट हमारा डॉकर कंपोज अच्छे से काम कर रहा है। तो आज के प्रोजेक्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लेना।